यस यस। हाँ सर। अब चालू हो गई रिकॉर्डिंग। मैंने मिस कर दिया था रिकॉर्ड करना यार, सॉरी। अपने सर एक क्वेश्चन बार अच्छा बार आएगा, ये घूम घूम कर आता रहता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर। एनालाइज द रोल ऑफ कास्ट इन पीआरआईज एंड म्युनिसिपैलिटीज। तो इसमें है, इसमें शानू जी ने लिखा है प्री, ये हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट है। रूसू, डिफरेंस बिटवीन नेचुरल एंड सोशल इनइक्वालिटी। वेदास, पुराणास, धर्मशास्त्रास प्रमोटेड कास्ट डिस्टिंक्शंस। प्री कॉलोनियल टाइम्स में लुइस डेमोंट, इंडियन कास्ट सिस्टम सेपरेट्स इट फ्रॉम वेस्टर्न सिविलाइजेशन। ठीक है, क्रिटिसाइज्ड बाय निकोलस डिर्क who held caste as a product of colonial modernity। फिर पोस्ट कॉलोनियल टाइम्स में इंडिया वेलफेयर स्टेट बनी, कॉन्स्टिट्यूशन ने रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जॉब्स एंड एजुकेशन में। 73rd 74th अमेंडमेंट एक्ट आए, एसईसीसी हो गया। देन अंबेडकर एंड देन जेफरी लॉट, देन रजनी कोठारी एंड देन एंड्री बेटेली। ठीक है, इनके व्यूज क्या है, किसी को याद आ रहा है क्या? किसी को बताओ तो बता दो क्विकली। एनडी बेटिली की ये वाला है सर, जो आप बोल रहे थे ना अभी कि वो रेड नहीं हो सकता कास्टिज्म। थोड़ा फिर से बोलिए, पूरा देख के भी बोल सकते हैं। Sir, it is not understandable to how P. Nehru was thinking of getting rid of caste system without abolition of caste in constitution and making caste as a unit for public policy. ये एंड्री ने पॉइंट आउट किया था। मतलब जब तक एबोलिश नहीं किया जाएगा कास्ट सिस्टम, तब मेरी आवाज आ रही है? क्लियर है, क्लियर है। आ रही है। कॉन्स्टिट्यूशन में जब तक एबोलिश नहीं किया जाएगा कास्ट, तब तक कास्ट सिस्टम नहीं हटेगा, ये इनका कहने का है। हाँ, मीन्स कि when state is taking affirmative action based on the basis of caste groups, तो इसके कारण वो नहीं, यहाँ तक कि नेहरू को भी आंध्र पटेल ने लपेटे में लिया था। आगे चलते हैं। इलेक्टोरल रिजर्वेशंस इन लोकल गवर्नमेंट हैज लोवर्ड द competence of candidates from majority caste, negatively impacting the delivery of public goods, while encouraging individualized public transfers to members of the politicians' own caste। के मुंशी, इसको समझ आया क्या है? बेसिकली कह रहे कि इलेक्टोरल रिजर्वेशन लाए लोकल गवर्नमेंट में, इसके वजह से कॉम्पिटेंस कम हुआ है ऑफ कैंडिडेट्स फ्रॉम मेजॉरिटी कास्ट। इसका नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ है डिलीवरी ऑफ पब्लिक गुड्स में, while encouraging individualized public transfers to members of the politicians' own caste। किसी को समझ आया तो बता दो भाई। कुछ हमारे जो नॉलेज है उसके हिसाब से ना कंट्राडिक्टरी मीनिंग आ रहा है, इसलिए कुछ क्लियर नहीं कर सकते कि क्या इसमें एग्जैक्ट लिखा हुआ है। नेगेटिव सेंस आ रहा है थोड़ा सा। मुझे तो यही लग रहा है कि थोड़ा कंजर्वेटिव थॉट लग रहा है ये। हाँ, वही इसका मेरे हिसाब से मतलब ये है कि के मुंशी दो पर्सपेक्टिव रख रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू कास्ट इन पीआरआई और म्युनिसिपैलिटी। फर्स्ट कि बिकॉज दे हैव इलेक्टोरल रिजर्वेशन, सो दे हैव it has lowered their competence and they are not competing enough to get elected. Further, it has also negatively impacted the delivery of public goods, मतलब कि efficiency reduce हो रही है, rather than since their competence level is reducing, so their efficiency is also reducing. Second perspective है कि since because of the reservation of the caste in I mean PRI and municipalities, इंडिविजुअल पब्लिक ट्रांसफर, फॉर एग्जांपल एक पॉलिटिशियन का अपनी उसकी कोई कास्ट है, लेट्स सपोज एक्स, उसी कास्ट के लोगों को ज्यादा सर्विस मिल रही है और इंडिविजुअल एक एक बंदे बंदे को मिल रही है। मैं ब्लंट हो सकता हूं, फॉर एग्जांपल फॉर फ्यू पीपल क्लेम that if X political party will come to power, then all the people from that X party or all those people of caste that from which X party belong to will have advantage over other people. You can
term may be Jats in Haryana, you may claim Yadavs in UP, you may claim Khurmis in Bihar, you may claim Marathas in Maharashtra, you may claim certain section, for example, Bengali speaking in अगर मुस्लिम लीडर इज इलेक्टेड तो मुस्लिम्स आर गेटिंग एडवांटेज. सो उस तरीके से कॉन्फ्लिक्टिंग नेचर में है, इट इज नॉट बैलेंस. तो ये कंक्लूजन में अच्छा लगता है, मतलब इस तरीके का. ठीक है, ठीक है. तो आगे देखते हैं. At the local panchayat level, despite upper caste controlled puppet SC leaders, evidence across India shows Dalit panchayat presidents increasing poverty, reducing transfers to individual households, albeit mostly members of their own jatis, rather than all Dalits. Relation of caste with other factors. Relating caste with class, quote Marx and Weber. Example, Jats in Haryana and West UP. मैं पढ़ लेता आगे, फिर डिस्कस कर लेंगे जो भी समझ नहीं आ रहा है, जो भी डाउट्स है. The intersecting nature of identities, class, caste, gender, religion that gives poverty in India its distinctive social face means that ultimately caste cannot be independently examined. Alpa Shah. Conclusion. Caste card does not allow democratic culture to flourish in long run. What is needed now is secularization of society. तो कविराज. फिर कुछ विजन ने कुछ पॉइंट्स ऐड करे हैं. What is the village but a sink of localism, a den of ignorance, a narrow-mindedness and communalism. ये अम्बेडकर ने डिफाइन करा था विलेज को. Caste has remained a dominant feature of Indian society, and this is more true for rural society, as reflected in Ambedkar's observation. Further, 73rd, 74th Amendment has provided for reservation of seats of SCs and STs according to their population at all levels. The mix of these two factors, dominant role of caste as an identity and the compulsory provision of caste-based reservation, does make caste a dominant factor. However, other factors like loyalty to political party also plays a significant role, and due to rotating system of reservation, the importance of caste also doesn't remain constant but changes every time. क्वेश्चन था एनालाइज द रोल ऑफ कास्ट इन पीआरआई एंड म्युनिसिपैलिटीज. ठीक है, आप बता दो पॉइंट्स क्या क्या है, क्या लग रहा है. जिस सर ने बीच में बोला था ना, मुझे वहाँ पे ये ज्यादा सूट लगा था कि अकॉर्डिंग टू MN Srinivas, upper caste does not matter. What matter is who is dominating caste. So उन्होंने जो एग्जाम्पल दिए थे उस पर मुझे ये सही लग रहा था कि ये लिख सकते थे. हेलो हेलो. मैं कह रहा हूँ इस क्वेश्चन में भी तो इंट्रोडक्शन में वही डाल सकते हैं ना अपन. यार ये आंसर थोड़ा जस्टिफाई कर रहा है क्या? आपको लग रहा है क्या रोल ऑफ कास्ट और म्युनिसिपैलिटी से? यार मुझे लग रहा है ना इन्होंने बस कॉपी पेस्ट करा है कुछ बस इधर उधर बस के वही लग रैंडम रहा है. पॉइंट्स. हाँ तो मतलब ठीक है, जस्टिफाई नहीं कर बट रहा आई है थिंक आंसर. नहीं आंसर मतलब लग ही नहीं रहा है. हाँ ना, वही. मतलब ठीक है, लेट्स डिस्कस इट, नो इशू. इंट्रोडक्शन तो हम वही लिखेंगे ना आई थिंक, कि कास्ट फ्रॉम द मोज़ेक ऑफ पॉलिटिक्स, जो जेफरी लॉर्ड का स्टेटमेंट है. एंड देन कास्टा वर्ड पोर्तुगीज से आया है. या फिर एक और लाइन है वो, इंडियंस डोंट कास्ट देयर वोट बट रादर वोट देयर कास्ट. ये 2-3 लाइन लिख के हम डाल सकते हैं. एंड देन वी कैन गिव स्टार्टिंग की 73rd 74th अमेंडमेंट एक्ट ने रिजर्वेशन इंट्रोड्यूस करे हैं एट ऑल 3 लेवल्स. वो सब कुछ थोड़ा बहुत
बैकग्राउंड उसका, एंड देन वी कैन गो ऑन टू एनालाइज कि उसका क्या रोल रहा है। कुछ लोग बोलेंगे पॉजिटिव रोल रहा है, कुछ लोग बोलेंगे नेगेटिव रोल रहा है। हेलो, देन उसका इफेक्ट So what else we can write? इफेक्ट इन Means if we लोकल लेवल criticize पॉलिटिक्स। her answer, yeah, his answer, what else we can write? फिर आई थिंक एंड में जाके हम जो इस दोनों भी आंसर्स में एक पॉइंट कॉमन है कि कास्ट तो एक फैक्टर है, बट अपार्ट फ्रॉम कास्ट अदर फैक्टर्स आर आल्सो देयर। जैसे किसी ने यहाँ पे अल्पा शाह का स्टेटमेंट डाला है ना कि इंडिया में इंटरसेक्शन है बहुत सारे आइडेंटिटीज का, कास्ट है, क्लास है, जेंडर, रिलीजन है। इसकी वजह से सिर्फ कास्ट को एनालाइज करना बहुत डिफिकल्ट होता है। हम इससे कंक्लूड भी कर सकते हैं या फिर एक लास्ट में एक दो पैरा डाल सकते हैं इसके ऊपर। निगेटिव में एक चीज बोल सकते हैं कि कास्टिज्म बढ़ा है, कास्ट कॉन्शियसनेस बढ़ा है। तो जो मतलब हैट्रेड है वो थोड़ा सा बढ़ गया है इस चीज की वजह से कि लोकल लेवल पे भी थोड़ा सा ज्यादा कॉन्शियसनेस बढ़ा है इसके बारे में। इसका अगर एग्जांपल देना हो तो जो भीमा भीमा कोरेगांव का इंसिडेंट हुआ था, मराठास वर्सेस दलित्स का, ऐसा कुछ हुआ था ना। और डायरेक्टली तो लिंक नहीं है वैसे। Can somebody give statement with respect to positive influence of caste, maybe based on reservation or otherwise, in PRI and municipalities? उसके respect में positive aspects of caste-based identity. एक तरीके से डेमोक्रेटिक वैल्यूज इनकलकेट हुए हैं, ऑल्दो वो कास्ट को वोट करते हैं, बट वो डेमोक्रेटिक वैल्यूज से इनकलकेट हुए हैं ना। एक और बोल सकते हैं जो ह्यूमन राइट्स के बारे में अपन पढ़ते हैं ना कि अवेयरनेस बढ़ी है, मतलब कि खुद को जान रहे हैं कि भाई हमारे ये राइट्स है, हमें ये चाहिए, हम इसके लिए फाइट कर सकते हैं, हम ऐसा ऐसा कर सकते हैं। जो अवेयरनेस अबाउट ह्यूमन राइट्स या फिर खुद के राइट्स के बारे में। सिविक हाँ, कल्चर पर भी उन कह सकते राइट्स हैं। की वजह से तो उन राइट्स की वजह से पॉलिटिकल लीडर्स फायदा उठा लेते हैं ना। उन राइट्स सिविक को वो कल्चर मैनिपुलेट करके उस चीज के पीछे जाकर वोट बैंक उनको मिल जाता है। तो ये चीज तो गलत है ना। तो उस एस्पेक्ट में तो ये चीज गलत होगी। अगर तुम पूरी सोसाइटी को एक साथ लेकर जाओगे तो उसमें कास्ट सिस्टम का कोई रोल ही नहीं रहेगा। जब सारे ही तुम एक साथ समझोगे तो उसके अंदर कास्ट चाहे जोन सी भी हो फर्क थोड़ी पड़ता है। ठीक है, ये हम नेगेटिव में बट लिख सकते हैं पॉइंट की। विलेज में सबकॉन्शियस माइंड में रहती है और उन्हें उनके राइट्स के, उनके अधिकार का इतना पता नहीं होता। तो रिजर्वेशन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है डिस्क्रिमिनेशन हटाने में। जो मटेरियल गुड्स पर मतलब एक अपर कास्ट का या किसी और कास्ट का जो हो जाता है डोमिनेशन, वो राइट्स मिलने की वजह से या रिजर्वेशन के कारण एंड वोट, क्योंकि अगर उनके वोट्स के लिए उनको ज्यादा मौका मिलता है कि वो आगे बढ़े और उनकी बातों को भी लोग सुने बिकॉज ऑफ दी पावर। हाँ, पर डोंट यू थिंक दैट रिजर्वेशन बेस्ड ऑन द फाइनेंशियल स्टेटस ज्यादा अच्छी चीज है? क्योंकि वहां पे तुम कास्ट के अंदर अगर पॉपुलेशन उनको रोस्टर, कन्फाइन कर दोगे रोस्टर, ना। वन हाँ सेकेंड भाई। रोस्टर, हम लोग ना एक्चुअली हमें दोनों भी पॉइंट्स लिखने हैं ना। तो जो आप बोल रहे हो बिल्कुल सही है, जैसे वो बोल रही है वो भी सही है, तो हम दोनों एक पॉजिटिव में डाल देंगे, नेगेटिव में डाल देंगे। मतलब ठीक इसमें है। कोई एब्सोल्यूट नहीं है कि एक चीज सही है एक गलत है, ऐसा नहीं है ना। ओके ओके। हाँ, तो मतलब जो सिविक भी कल्चर पॉइंट का दिमाग में आ रहा है टॉपिक आप बोलते जाओ। सिविक कल्चर कह एक रहा और है। नहीं पॉइंट मेरा। डेमोक्रेटिक डीपनिंग, हाँ रजनी चलो। कोठारी जो बता रहे हैं कि डेमोक्रेटिक डीपनिंग हुआ है थ्रू सेकुलराइजेशन ऑफ पॉलिटी, ये लिख सकते हैं मन, कास्ट का ही रोल है इसमें। हाँ हाँ, लिख सकते हैं बिल्कुल। अच्छा, कोई नोट कर रहा है क्या इसको? दृश्यम मैं सर? कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक। एक और चीज हम लिख सकते हैं, जैसे आई थिंक प्रेशर ग्रुप्स को हम रिजर्वायर ऑफ लीडरशिप बोलते हैं ना, उसी तरीके से जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में जो कास्टिज्म या फिर कास्ट पॉलिटिक्स आया या फिर वुमन रिजर्वेशन आया, उसके वजह से क्या हुआ है ना, जो ग्रास रूट लीडरशिप है ना, वो डेवलप होने का चांस मिला, एंड दे हैव स्टार्टेड हैविंग एन गुड इम्पैक्ट। दैट इज वेयर आई थिंक किसी ने बोला है, सेकेंड ईआरसी ने या फिर सरकारिया ने या किसी ने बोला है कि जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस है उनको एक मौका दो लेजिस्लेटिव काउंसिल बना के, परमानेंटली मेंबरशिप रहेगा उनका। बट हाँ, ये स्टिल आज सरकारी की डेट के कमीशन ने बोला। सी
आज की डेट के अंदर भी कई ऐसी पंचायत है जहाँ पर जो तुम्हारा सरपंच होता है वो चाहे एक वुमेन हो, स्टिल उसके जो हस्बैंड होंगे वो ज्यादा डिसीजंस लेते हैं। ऐसे भी कई सारे केसेस देखे गए हैं। सुधा पाई का बात बोल रहे हो? सुधा पाई पति पंचायत, हम्म, ठीक है। हाँ हाँ, इसको लेके कंसेप्ट है ना, सरपंच पति, एसपी, एसपी कंसेप्ट। जो ये अभी इसको भी रोस्टर ने पॉइंट बताया ना, जो रोस्टर ने नेगेटिव्स में पॉइंट इसको बताया लिख ना, सकते हैं। बट वो कास्ट हाँ हाँ, के कॉन्टेक्स्ट में नहीं है ना, पति नहीं पंचायत। है, बोलता हूँ मैं, वो बोलता हूँ। देखो कास्ट के कंटेक्स में कैसा है पता है क्या, गांव में क्या हो रहा है आजकल, अब सरपंच बनना है, जो अभी 50 साल से कोई एक बंदा है जो डोमिनेंट कास्ट का है, वो सरपंच बनते आया है। अब लेकिन इलेक्शन कमीशन अनाउंस कर देगा भाई यहाँ पे एससी का बनेगा, वो क्या करेगा, वो अपने नाम पे कोई डमी कैंडिडेट रख देगा एससी कास्ट का। ही विल नॉट हैव एनी पावर्स, ही विल नॉट डू एनीथिंग, ही विल जस्ट रिमेन रबर स्टैम्प। हाँ बस समझा है। हाँ, ये ऐसा कंसेप्ट चलता है। इसको नाम या किसी स्कॉलर का मुझे नहीं पता है, बट कंसेप्ट तो लिख हाँ, सकते हैं। इसको लेके एक और इसका आउटपुट ये होगा कि लोगों के प्रति लोगों के मन में एक्सेप्टेंस बढ़ रही है, कि एज अ लीडर एक्सेप्ट कर रहे हैं वो दूसरी कास्ट को भी। एज ए लीडर बस नाम के वो मैनिपुलेट तो कोई और ही कर रहा है उसे। नहीं नहीं ठीक है, अरे देखो बेसिकली मैं अगेन आई एम रिपीटिंग, ठीक है, भले यार दोनों, प्रैक्टिकल नहीं हो। नहीं नहीं प्रैक्टिकली भी हो रहा है यार, ऐसा नहीं है। देखो हाँ जो हाँ रोस्टर बता रहे हैं ना, या जो मैंने अभी हाँ डमी डमी कैंडिडेट्स का नाम बताया ना मैंने, वो भी हाँ हो रहा है। हाँ, बट क्या होता है ना भाई, 2 या 3 टर्म अगर कोई डमी रहता है ना, उसको भी ख्वाहिशें हो जाती है ना मन एक्सेप्टेंस में कि मिलता है भाई, उसको, हाँ उसको भी एक्सेप्टेंस मिलता है, उसका भी एक मिलता प्रतिष्ठा है। बढ़ती है, एंड देन ही हाँ, ऑल्सो स्टार्ट एक्सरसाइजिंग सम पावर, पावर्स, एंड यस देन यस। वो अगली बार इलेक्शन में खुद लड़ेगा यार, वो थोड़ा बहुत फाइट करेगा। हाँ, जो और पहले उसकी we कुछ खुद भी की need नहीं some था। policy. Yeah, सर बट सर so डोंट बोलिए। यू sir, but थिंक we कि need अगर some कोई सी policy जिससे कि वो representation पे भी आए, जो उनका रियल राइट है उन्हें मिल पाए। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, ठीक है। एनी अदर पॉजिटिव नेगेटिव बताओ रिजर्वेशन के, रोल ऑफ कास्ट इन पीआरएस म्युनिसिपैलिटी। वो वायलेंस वाला पार्ट लिया ना सर आपने, कास्ट बेस्ड वायलेंस। हाँ बोल सकते हैं, मतलब कि इसकी वजह से थोड़ा एग्रीवेट हुआ है, जैसे एग्जांपल हाँ, लिखना हो तो बीमा कोरेगा वाला बोल सकते हैं। भीमा कोरेगा, हाँ। ठीक है, और बता दो। इवेंट में अभी जो सर रोस्टर सर बता रहे थे ना कि इकोनॉमिक बेसिस पे हो क्लास, तो उसमें लिख सकते हैं हम, पीआरआईज में कैसे भी लिखेंगे इकोनॉमिक इसमें, बेसिस पे हो। कंक्लूजन अभी वे फॉरवर्ड लिख सकते हैं अपन डेफिनेटली। हाँ, वो वे तो किसी फॉरवर्ड। बहुत सारे स्कॉलर्स ने बोला भी है ना कि देयर इज अ नीड टू फोकस, मतलब इंस्टेड ऑफ आइडेंटिटी पॉलिटिक्स देयर इज नीड टू मूव टुवर्ड्स डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स, जैसे योगेंद्र यादव बोलते हैं ना, आइडेंटिटी प्लस वाला सिस्टम। देखो हाँ, इकोनॉमिक बेसिस पर कन्फाइन मत करो यार। अगर तुमने इसको एक्सपेंड कर दो, मान लो तुम फिजिकल डिसेबिलिटी को भी साथ में इंक्लूड कर लो, इन सब छोटी छोटी चीजों को इंक्लूड करके उसको एक उसके अंदर जोड़ लो ना, जिसके अंदर तुम ये डिफाइन कर रहे हो कि कास्ट के बेसिस के ऊपर ही मत रखो चीज को, तुम वहां पर बाकी चीजों को भी एक अलग लेवल के ऊपर उसको कंसीडर करो। वो चीज है। ठीक है ठीक है, और कोई पॉइंट्स है क्या वे फॉरवर्ड में और या फिर इंट्रो में? इंट्रो तो आई थिंक ठीक है इसमें। मैं कह रहा कि क्वेश्चन में म्युनिसिपैलिटीज भी डिस्कस्ड है, तो सिटी कॉन्टेक्स्ट से भी सोचना पड़ेगा। वी जस्ट नो वी कांट थिंक ऑन लाइक हाँ जस्ट करेक्ट से करेक्ट सिटी करेक्ट एंड, करेक्ट, बिल्कुल। राइट। कॉन्टेक्स्ट में आई थिंक एक चीज बोल सकते हैं कि जो कॉस्मोपॉलिटन कल्चर आया है ना, उसके वजह से कास्ट काइंड ऑफ फैक्टर कम हो रहा है, अभी बहुत ज्यादा कम हो गया है। तो जो मेल्टिंग पॉट वाला मॉडल, ये सब कीवर्ड्स डाल सकते हैं अपन, कि जो मुंबई जैसे बड़े बड़े सिटीज है, वहां पे तो मतलब ठीक है, कास्ट इंटरमिंगलिंग हो ही रहा है काफी हद तक। But what about class? Class is also rigid and based, MN Srinivasan ने कहा कि हाँ, there's no difference between caste and class. So class can also be included if we are talking about metro cities or whatever the
But class municipality. also includes economic status, right? I mean, कोई अच्छी कास्ट का बंदा अगर गरीब है तो वहां पर तुम उसको क्लास के अंदर थोड़ी डिफाइन कर दोगे. Okay. Still, we are segregating now on the basis of, you know, Yeah, but you class. know, if you want to define class, then it's not like that you would only define it on the basis of caste. There are also other factors. That's what I'm trying to mention. I mean, I've also already mentioned the point, but still, अगर तुम देखो यार ध्यान से, मतलब मेरे को ऐसा लगता है, मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है, क्लास के बेस के ऊपर कई फैक्टर्स को लिया जा सकता है. ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट सिर्फ एक ही फैक्टर देखा जाएगा. दैट्स माय टेक ऑन इट. दो तीन नहीं पॉइंट हो सही कह सकते रहे हैं. हो. जेंडर भी हो सकता है, इकोनॉमिक स्टेटस भी हो सकता है, रीजन भी हो सकता है, लिंग्विस्टिक भी हो सकता है. क्लास तो बड़ी चीज होगी ना. क्लास इज एवर इनकम्पासिंग एंटिटी जिसमें यू कैन इनकलकेट multiple aspects including caste. Caste is just one of the identity that can be used in class based identities. बड़े क्या अपन, आई थिंक मुझे लग रहा है ना ये क्वेश्चन थोड़ा नोट्स में भी नहीं है ये वाला क्वेश्चन, तो इसके ऊपर थोड़ा सा रिसर्च करके पॉइंट डालने पड़ेंगे. तो आई रिक्वेस्ट एवरीबडी कि इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सर्च करें एंड देन ग्रुप में कुछ पॉइंट्स डाल देना बाद में. सर ठीक ये है. थोड़ा ग्रुप पर शेयर करेंगे क्या? एक्चुअली मुझे दिख भी नहीं जी रहा है जी. मोबाइल से, और ये ग्रुप में देख, ये ग्रुप मेरे पास है भी नहीं, ये थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है. स्क्रीन नहीं दिख रहा है क्या आपको? नहीं, एक्चुअली मेरा मोबाइल है तो मोबाइल में वो इतना जूम करके मैं अच्छे से नहीं देख पा रहा हूँ, तो वो ग्रुप में और अभी इंक्लूड भी होने नहीं के दिख लिए रहा. मैं क्या कर सकता हूँ? बाकी लोग को स्क्रीन दिख रहा है क्या क्लियरली या फिर कैसा है? हाँ सर, स्क्रीन इज वेरी मच विजिबल. सर ना स्क्रीन पे डबल टैप कर लीजिए. आप स्क्रीन पे डबल टैप करोगे तो शायद आपको अच्छे से दिख पाएगा. मैं वो कर चुका हूँ, लेकिन अभी आप ये थोड़ा पॉइंट समराइज करके भी आप ग्रुप पे डाल रहे हो तो वो थोड़ा बेनिफिशियल होगा पढ़ने के लिए. यार एक्चुअली देखो ये बाद जो में ग्रुप है ना ये प्राइवेट ग्रुप है. इसमें मतलब अगर ऐड कर दूंगा मैं तो उसमें आपको आंसर्स कंपलसरी लिखने पड़ते हैं डेली बेसिस पे. अगर नहीं लिखोगे तो वैसे भी एक्सेस हट जाएगा. सो आंसर राइटिंग कंपलसरी यहाँ पे है. ओके, हाँ आंसर राइटिंग कंपलसरी है, मतलब डेली बेसिस पे 1 या 2 क्वेश्चन यू हैव टू राइट एन आंसर ऑन दैट. कोई ठीक है. बात नहीं. तो इफ यू वांट मी टू ऐड यू देन आई कैन ऐड यू, बट फिर वो है कि भाई जो भी टॉपिक ऑफ द डे है उसके ऊपर तुम्हें लिखना पड़ेगा 1-2 क्वेश्चन आंसर्स. अभी तो इतना मैं इतना प्रिपेयर हूँ नहीं. ओके, नो प्रॉब्लम. ठीक है. डेफिनेटली इन ओके फ्यूचर आई विल नेक्स्ट बी अ क्वेश्चन पार्ट करते ऑफ हैं. इट. नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन पॉलिटिक्स हैज इन्फ्लुएंस्ड कास्ट एंड कास्ट हैज इन्फ्लुएंस्ड इंडियन पॉलिटिक्स. दशरथ भाई ये क्या? लीजिए सर नहीं एक बार क्विकली. नहीं. है लेकिन आवाज नहीं आ रहा उनका. यू आर नॉट ऑडिबल दशरथ जी. Am I audible now? हाँ अभी बेटर है. पढ़ लीजिए एक बार इसको. ठीक. P sorry. Politics has influence on caste. This means the caste going modernized. G.S. Ghurye tells a new kind of collective sentiment, caste patriotism. करंट एग्जाम्पल में चंद्रशेखर आज़ाद का भीम आर्मी है. फिर एम.एन. श्रीनिवास बोलते हैं मॉडर्न टेक्नोलॉजी and representative politics introduced by British leading to horizontal consolidation of caste instead of disappearing. At the same time, competition among different castes weakened vertical solidarity. Louis Dumont tells caste changed from structure to substance. Politics of caste mobilization, it has given birth to new political entrepreneurs, not confining work to single caste, later undermining logic of caste politics like Mayawati, वो बहुजन वाला है ना. कास्ट इन्फ्लुएंस ऑन पॉलिटिक्स अब देख रहे हैं कि दैट इज डेमोक्रेसी अगेन गोइंग ट्रेडिशनल. ये रूडोल्फ का बेसिक आइडिया था. पार्टीज लुकिंग एट कास्ट अरिथमेटिक वाइल नॉमिनेटिंग कैंडिडेट्स आइडेंटिटी पॉलिटिक्स ऑफ नंबर, जिनका ज़्यादा नंबर उनको सीट मिलेगा. कास्ट मोबिलाइजेशन में सवर्ण पार्टी, बीएसपी, चंद्रशेखर आजाद पार्टी, ठीक है एग्जाम्पल दे रखे हैं.
पॉजिटिव इन्फ्लुएंस में देखते रजनी कोठारी बोलते हैं मोबिलाइजेशन ऑफ नेग्लेक्टेड सेक्शंस हुआ है, एक रोल ऑफ कास्ट एसोसिएशंस वर्कड एज प्रेशर ग्रुप फॉर अपवर्ड सोशल मोबिलिटी ऑफ देयर कास्ट टू democracy to traditional villages. It has taken democracy to traditional villages. Education हुआ है, political education हुआ है. रजनी कोठारी also tells a section of caste as politics helped getting caste people access to secular benefits like education empowerment. ठीक है, योगेंद्र यादव डेमोक्रेटिक अफसर्स का नाम लेते हैं. नेगेटिव इन्फ्लुएंस में सीपी भामरी बोलती हैं डाइवर्ट अटेंशन फ्रॉम इश्यूज लाइक पॉवर्टी, हेल्थ, करप्शन, दैट इज वेस्टफुल एक्सपेंडिचर. भाई मायावती उनका वो आइकॉन्स बनाए थी ना, हाथी वाथी का मूर्ति बहुत सारी. प्रताभानी मेहता बोलते हैं कंडेम टायरनी ऑफ कंपल्सरी आइडेंटिटी. कंक्लूजन में नीड टू मूव अवे फ्रॉम कास्ट इंड्यूस्ड पॉलिटिक्स टू पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपमेंट, बट ऑल्सो नीड फॉर रिप्रेजेंटेटिव्स टू अवॉइड इंसिडेंट्स लाइक हाथरस और कंटिन्यूड डिस्क्रिमिनेशन. हो गया. आगे बढ़े क्या है, किसी को ऐड करना है कुछ इसमें? सर वो लास्ट वर्ड क्या था? लाइक हाथरस. Like, अरे वो रेप केस नहीं हुआ था वो? ये सर. हाँ. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ओबीसी पॉलिटिक्स इन इंडिया कमेंट. पढ़ लीजिए एक बार क्विकली, इसको भी हो ही गया काफी हद तक. हाँ, कास्ट, साक्षी लिखती हैं कास्ट इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर दैट इन्फ्लुएंसेस द वर्किंग ऑफ पॉलिटिक्स इन इंडिया. इट इज सेड दैट इंडियंस डू नॉट कास्ट देयर वोट, रादर दे वोट देयर कास्ट. Rise of OBC politics in the mainstream political scenario against the backdrop of coalition era, Mandal Commission, VP Singh government, also known as OBCs. ये उनको लिखना भूल गए. ग्रीन रिवॉल्यूशन. योगेंद्र यादव हैज कॉल्ड दिस फर्स्ट डेमोक्रेटिक अपसर्ज इन इंडिया, ब्रेकडाउन ऑफ कांग्रेस सिस्टम हुआ. ग्रीन रिवॉल्यूशन. अच्छा इधर आके राइज ऑफ क्लास ऑफ एग्रीकल्चरलिस्ट मेनली कंप्राइजिंग द ओबीसीज बिकेम इकोनॉमिकली सिग्निफिकेंट. यहाँ पर इंटरमीडिएट कास्ट लिखा जाता है प्रोपर्टर में. रुडोल्फ एंड रुडोल्फ टेल्स दिस ऑल्सो इंक्रीज देयर पोलिटिकल क्लाउड, दैट इज राइज ऑफ लीडर्स लाइक चौधरी चरण सिंह या देवीलाल. हो गया. 1989 में ऑनवर्ड्स में सेकंड अफसर जो है कास्ट बिकेम इंटरेस्ट गिवन एज डेमोक्रेटिक डिपेंडेंट सबाल्टर्न क्लासेस इंटर पॉलिटिक्स डिमांड्स ऑफ कोटा रिजर्वेशन फॉर वेरियस ग्रुप्स प्रोन टू पॉलिटिसाइजेशन. पाटीदार गुजरात में जाट रिजर्वेशन इश्यू, मराठा कोटा इश्यू. तो ये 1989 में सेकंड अफसर में दलित लिखना जरूरी था, उन्होंने नहीं लिखा. ठीक है, आगे 30 years ऑन इज इट केम ओवर फॉर मंडल पॉलिटिक्स इन इंडिया. इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है ये. हाँ, ये पर आया था. Christopher Jeffel writes that rise of Hindutva politics and contradiction within OBC spectrum have exhausted the silent political revolution but the unfulfilled promise of job quota. जो भी है वो चलता रहेगा. तो यही है कि जो हिंदुत्व पॉलिटिक्स और ओबीसी के अंदर में जो कॉन्ट्राडिक्शंस है वो एग्जॉस्ट हो गया. इसको साइलेंट पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन भी बोलते थे. तो ठीक है, अब उसके कारण सब कैटेगराइजेशन का इश्यू, सोशो इकोनॉमिक कास्ट में घुस गए सब लोग. ओबीसी पॉलिटिक्स इन इंडिया. ठीक है, एक कास्ट इज प्रेजेंट एट सबकॉन्शियस लेवल, इट फॉर्म्स द बेडरॉक मोजाइक ऑफ इंडियन सोसाइटी. क्रिस्टोफर जेफरलोट है. एम एन श्रीनिवास भी बोलते हैं कि ये यूनिटी एक्शन सोशल, क्या बोलते हैं, ये यूनिट ऑफ सोशल एक्शन है, ये रहेगा ही रहेगा. इन रिसेंट टाइम्स ओबीसीज हैव डोमिनेटेड इनटू कास्ट पॉलिटिक्स. आवाज वॉइस ब्रेक हो रहा है क्या? मेरा ब्रेक हो रहा है. बाकी लोग बताओ. क्लियर आ रहा है. नहीं सर, क्लियर है, आवाज क्लियर है. अच्छा आ रहा है. कंटिन्यू. हाँ ठीक है. एम एन श्रीनिवास बोलते थे कि यूनिट ऑफ सोशल एक्शन है, इट हैज़ टू बी देयर, इट विल बी देयर. सॉरी. इन रिसेंट टाइम्स ओबीसीज हैव डोमिनेटेड इनटू कास्ट पॉलिटिक्स इन इंडिया. In the words of Satish Deshpande, caste politics in OBC politics, Patidar, Patels in Gujarat, Gujjar in Rajasthan, Yadav in UP, Bihar, etc. have resurfaced for political benefit. M. Srinivas termed the phenomenon as vengeance of dominant caste in Indian politics. It is due to rise in economic clout, social cohesion, and numerical majority try hard increase their influence. Try to have increased their influence. Now they are not just but act as engine for multiple political parties. Okay. However, with emergence of subcategorization of OBC caste by Rohini Commission, their influence is questioned. Also, since they are divided internally, did to unequal growth. Rudolph and Rudolph, their influence on electoral politics in dividing among multiple parties. ठीक है, बट रहा है, सबकैटेगराइजेशन आ रहा है. Moreover, provision of free breeze to
ऑल मार्जिनलाइज लाइक फ्री इलेक्ट्रिसिटी वाटर दिल्ली में, और प्रोविजन ऑफ वुमेन सपोर्ट इन टर्म्स ऑफ ट्रेवल, फाइनेंशियल सपोर्ट, एजुकेशन एंड हेल्थ हैज मॉडिफाइड इंडियन पॉलिटिक्स। तो उसके साथ ही इन्होंने ये फैक्टर भी रिवाइज कर डाला है, ये कास्ट बेस नहीं है, ऐसे दिया उन्होंने। दस वी कैन कंक्लूड दैट इंडियन पॉलिटिक्स इज ए गेम ऑफ स्विंगिंग रोप, सेल्फ क्रिएटेड वर्ड, प्लीज चेक ऑथेंटिसिटी। विच, अच्छा खुद ही इन्होंने लिखा है, ओके ओके ओके। गेम ऑफ स्विंगिंग रोप विच इज कंटिन्यूअली इवॉल्विंग इन नेचर। Can add as how EWS as a reservation shrinks 50% open quota, para politics of state Bihar deciding for own caste। हाँ, ये कल ही परसों आया था न्यूज़पेपर में, कास्ट सेंसस, तेलंगाना डिमांडिंग फॉर नेशनल ओबीसी इनुमरेशन। लास्ट टाइम पॉलिटिक्स से मतलब क्या होता है? जब वो स्टेट मतलब पॉलिटिक्स तो उसको पैरापॉलिटिक्स बोलते हैं। जैसे पैराडिप्लोमेसी जब डील में इफेक्ट करेंगे डिप्लोमेसी को। प्लीज आप आवाज कट रही है बहुत। बिल्कुल बिल्कुल आवाज नहीं आ रहा है। ओके, अब आ रहा है? जी हाँ जी आ रहा Yes, है। sir. हाँ, ये पारा पॉलिटिक्स है या पारा डिप्लोमेसी से समझ लीजिए। पारा डिप्लोमेसी व्हेन स्टेट टेक्स पार्ट इन डिसीजन मेकिंग और विथ रिस्पेक्ट टू फॉरेन पॉलिसी। तो पारा डिप्लोमेसी वेस्ट बंगाल विथ रिस्पेक्ट टू बांग्लादेश, तमिलनाडु, श्रीलंका वाला। तो वही पारा पॉलिटिक्स ऑफ स्टेट बिहार है कि बिहार टेकिंग एज मतलब एज ए स्टेट यूनिट एक्शन लेने लगता है और वो नेशनल डिस्कोर्स को शेप करने की कोशिश करता है। तो पारा डिप्लोमेसी, पारा स्टेट पॉलिटिक्स हो गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन करेगा, आई थिंक इसमें काफी हो गया है। रोल ऑफ रिलीजन है इन इंडियन पॉलिटिक्स, इवोल्यूशन देखेंगे, एडवांटेज देखेंगे, डिसएडवांटेज, कंटेम्प्रेरी रिलेवेंस पूरा नोट देखेंगे। कंटेम्प्रेरी रिलेवेंस भी देखेंगे, रूलिंग पंचायती राज भी देखेंगे, जहाँ तहाँ सब जगह देखेंगे, ठीक है। Municipality religion has acted as an identity in Indian politics. Adopting Panth Nirpechta instead of Dharm Nirpechta has enabled India not just have freedom of religion in society, but also in political sphere. Role of religion in Indian politics is from colonial period, institutionalized with more elementary reforms, Hindu Mahasabha and Sikh-driven Akali movement. Tilak accused Gandhi of using religion in Indian political sphere. अच्छा, दिस, अच्छा वो खिलाफत वाला, दिस अब्यूज ऑफ रिलीजन, वो तो मर गए थे तब। दिस अब्यूज ऑफ रिलीजन फॉर डिवाइड एंड रूल बाय ब्रिटिश हैज कल्मिनेटेड इनटू पार्टीशन ऑफ सेक्युलर इंडिया ऑन रिलीजियस लाइन। ओके, पोस्ट इंडिपेंडेंस बैनिंग आरएसएस एंड राइडिंग पैशंस फॉर रिलीजियस आइडेंटिटी फर्दर द यूज ऑफ रिलीजन इन इंडियन पॉलिटिक्स, व्हाइल नेहरू एज ए मॉडर्निस्ट opposed the idea of religion in Indian politics. Muslim and Hindu hardliners kept the flame alive. As per Bipan Chandra, use of religion in Indian politics was preference of elite. It was used as a tool to mobilize uneducated people and cement their core vote bank. All India, MUM, RSS, etc. remained hallmark institution for bringing religion in Indian politics. Rather, religion in doing communal politics. However, institutionalized like Asghar Ali engineer, अच्छा इंस्टीट्यूशनल जो वो अप्रोच था उनका कि इंस्टीट्यूशन खुद ही। असगर अली इंजीनियर कॉल दैट स्टेट पॉलिसी लीड टू रिलीजियस पॉलिटिक्स, डिस्क्रिमिनेट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज इन टेम्पल एंड मॉस्क। वो एग्जाम्पल दिया, ऑन हिंदूज एंड मुस्लिम लेड रिलीजियस कॉन्शियसनेस टू पेनेट्रेट एंड डिमांड रिलीजियस एडवांटेज। दिस हैज ऑफन लेड टू पॉलिटिक्स वायलेंस एज वेल एज थ्रेटन डेमोक्रेसी। ठीक है, गोधरा ट्रेन राइट्स, मुंबई राइट्स, मुजफ्फरपुर एंड सहारनपुर राइट्स इन यूपी रिफ्लेक्ट लैक ऑफ कन्विक्शन इन स्टेट टू अवॉइड यूजिंग ट्रूप कार्ड फॉर पॉलिटिकल बेनिफिट, यूजिंग रिलीजन कार्ड फॉर पॉलिटिकल बेनिफिट होना चाहिए थोड़ा। लुइस डोमेंट कॉल यूज ऑफ रिलीजन इन इंडियन पॉलिटिक्स एज डिग्रेडेशन ऑफ एशियन वैल्यूज एंड इंक्लूसिविटी एंड कंपैशन। Asian values of inclusivity and compassion. Despite Supreme Court strict ban on religious sentiments to polarize and garner votes, we keep witnessing its rise. Thus, as reflected in Constitution, India needs judicious and scientific interpretation of religion to evolve into welfare and modern state. अच्छा, ये तो कुछ ज़्यादा मिसइंटरप्रेटेड कंक्लूजन मुझे लग रहा है। सबसे पहले तो रूडोल्फ एंड रूडोल्फ वाला रेडीमेड स्टेटमेंट है वो डेमोक्रेटिक, वो तो कास्ट आइडेंटिटी बेस्ड मोबिलाइजेशन इज बाउंड टू हैपन बाय पॉलिटिकल पार्टीज। फिर इन्होंने उनका एग्जांपल देना था रोमिला थापर को, बोल जैसे शुरू में जो लिख रही थी कि रोमिला थापर की पहले सेक्टेरियन वायलेंस थोड़ा होता था लेकिन ब्रिटिशर्स के बाद ये इंस्टीट्यूशनलाइज टाइप का हो गया कम्युनलिज्म। तो रोल ऑफ रिलीजन कम्युनलिज्म में जाता ही जाता है। फिर ये आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का हिस्सा है, आइडेंटिटी इश्यू है।
ब्रिटिश बोला इंडिया हैज ऑलवेज बीन कम्युनल। इवोल्यूशन में फिर ऐसे जाता, 1857 लिखेंगे, मॉर्ले मिंटो लिखे, उसके पहले मुस्लिम लीग का स्थापना लिखेंगे, फिर सावरकर भी आते हैं, हेडगवार आते हैं, 1932 में कम्युनल अवार्ड आता है। आफ्टर इंडिपेंडेंस में सेलिग हैरिसन का डेंजरस डिकेट्स लिखा जाता है 70-80s में। फिर रिलीजन पॉलिटिक्स बढ़ गया, उसके पहले 1960s में नेहरू जी का थोड़ा कंट्रोल कर रखा था। 1990s में डबल अपीजमेंट आया राजीव गांधी का, मंदिर भी खोल दिए उन्होंने, अपीजमेंट ऑफ माइनॉरिटी का भी एक्यूज हुआ। फिर स्यूडो सेकुलरिज्म का कॉन्सेप्ट भी देना है इनका, अरुण शौरी और अडवाणी का। और ठीक है, इतना तो है। अब ऐसे फिर वो ज़्यादा है कि दीपांकर गुप्ता पिकनिक राइट और पॉल ब्रास का पोग्राम्स ऑफ प्रोफेशनल मैनर, ये सब इवोल्यूशन में सब कुछ डाल दो जब क्वेश्चन ही कॉम्प्रिहेंसिव है। सर प्रिंसिपल डिस्टेंस मॉडल क्या है? प्रिंसिपल डिस्टेंस है वो सेकुलरिज्म का कॉन्सेप्ट है, राजीव भार्गव का दिया हुआ कि वेस्ट में नेगेटिव सेकुलरिज्म है, वो स्टेट इंटर ही नहीं करता है सेकुलरिज्म रिलीजन में, लेकिन इंडिया में प्रिंसिपल देखता है, हर केस टू केस बेसिस पे देखता है कितना डिस्टेंस मेंटेन करना है। तो स्टेट स्टेट जो होता है कभी देखता है कि प्रोटेक्ट कर रहे हैं माइनॉरिटी के राइट्स को, ट्रिपल तलाक घुस गए अंदर, कहीं मंदिर में भी जाके बोलते हैं देवस्थानम बोर्ड को मैनेज करेंगे जैसे उत्तराखंड में। फिर हमारे यहाँ काशी विश्वनाथ मंदिर अयोध्या इश्यू थोड़ा हुआ, वहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट। तो प्रिंसिपल डिस्टेंस है, ये नहीं कि स्ट्रिक्ट डिस्टेंस है कि एकदम हम सटेंगे टच ही नहीं करेंगे या तो हम घुसे ही रहेंगे, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ ऑल कर सकते हैं। तो राजीव भार्गव का दिया हुआ मॉडल है और केस टू केस बेसिस पे देखा जाता है। यहाँ स्टेट इज नॉट are doing a strict separation from religion or personal affairs. ओके। पॉजिटिव में क्या लिखेंगे इसमें? किसके? एडवांटेज भी बोला है ना इसमें, एडवांटेज ऑफ रोल ऑफ रिलीजन। लाइक मैं उसको सर रोल ऑफ रिलीजन का क्या एडवांटेज है? कोई एडवांटेज नहीं है। हमारे यहाँ लॉन्ग टर्म आइडेंटिटी पॉलिटिक्स जो पैशन बेस्ड होता है, सुब्रा मैम ने लिखाया है कि इट लीड्स इनटू वायलेंस। और पॉजिटिव में ये तो नहीं कहीं लिखा है इसका पॉजिटिव, कास्ट का तो पॉजिटिव बहुत सारा आता है, इसका पॉजिटिव किन्होंने ज़्यादा बोला नहीं है। इसमें सोचना पड़ेगा खुद से आई गेस। अब मुझे नहीं लगता एडवांटेज पूछेंगे, क्योंकि इसका एडवांटेज क्या ही हो सकता है, मुझे तो नहीं लगता पूछेंगे। थोड़ा यहाँ क्वेश्चन ऐसा था, रिलेवेंस में भी अपने को किसी को कोट करना पड़ेगा। हाँ कंटेम्प्रेरी रिलेवेंस में रेडीमेड है रुडोल्फ का कि पॉलिटिक्स में तो हमेशा रिलेवेंट रहेगा, और दूसरी बात है कि पॉलिटिकल पार्टीज खुद से रिलेवेंट रखेगा, उसको फैन करता रहेगा, कम्युनल फोर्सेज इसको यूज करते रहेंगे पॉलिटिकल। और फिर ये किन्होंने बोला ना कि आइडेंटिटी पॉलिसी एथनिक पॉलिटिक्स क्या है, तो ये पॉलिटिकल पार्टीज के लिए मोबिलाइजेशन का एजेंडा है, एलिट्स का ये अप्रोच है, तो वो करते रहेंगे। और दूसरी बात है सैफर राइज ऑफ सैफरन वेव, क्या बोलते थे थॉमस ब्लोम हैंसन, तो वो अभी भी द है। सैफरन वेव बुक थी ना। हाँ पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन बेस्ड ऑन आइडेंटिटी ऑफ रिलीजन विल बी देयर बाय पॉलिटिकल पार्टीज एंड ठीक है, तो चलता रहे, रिलेवेंस इज विल ऑलवेज देयर इन मॉडर्न ट्रेडिशनल सोसाइटी। इसके एग्जांपल में अभी गुड़गांव वाला केस मोस्ट रिसेंट, उसको कैसे लिखेंगे? डिस्क्रिमिनेशन ऑन बेस ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। ऐसे कैसे कह सकते हैं हम लोग? स्टेट लेड, नॉट स्टेट लेड डिस्क्रिमिनेशन बट वही यदि कोई स्कॉलर सर कोई बोलते हैं ना तो फिर हम लोग लिख सकते हैं, अदरवाइज खुद से लिखेंगे ना डेंजरस हो जाएगा। एक तो ऊपर से ऐसा इश्यू है जो खुद ही इश्यू भी सेटल नहीं हुआ अभी ट्रेंड कहाँ से बनेगा? ये हो जाता है प्लेइंग विथ फायर, रिलीजन कास्ट बेस, यदि अनसेटल्ड इश्यू को एग्जांपल में कहीं फिट करना चाहे हम लोग खुद से, तो सर रियल लाइफ में तो हम चाहते भी नहीं है कि ये सब डिस्क्रिमिनेशन ना हो, ये सब ना हो, सब डेवलपमेंट में ध्यान दें, बट आंसर के अकॉर्डिंग और रियलिस्टिक होना पड़ रहा है, आइडियलिस्टिक होना पड़ रहा है राइडर। आइडियलिस्टिक हो रहा है। या तो ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज यदि हम लोग इनकलकेट करते तो ये वो अच्छी बात है कि एटलीस्ट वी शुड बी द सेवियर ऑफ आवर डेमोक्रेसी कॉन्स्टिट्यूशनल स्पिरिट अदरवाइज सब तो वैसे कर ही रहे।
इसने फ्रेंड फिलोसफर एंड गाइड का कॉन्सेप्ट दिया था कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम में जवाहरलाल नेहरू ने। उन्होंने ब्यूरोक्रेसी पे ट्रस्ट किया, लेकिन लोअर ब्यूरोक्रेसी ने धोखा दे दिया उनको। तो हम लोग नहीं देंगे, तो ब्यूरोक्रेसी पे ट्रस्ट रहेगा, फिर मोदी जी नहीं बोलेंगे कि सब कुछ यही करते हैं। क्वेश्चन पे वो लिखा है कि रोल इन पीआरआईज एंड म्युनिसिपैलिटीज। आई थिंक रोल इन पीआरआईज और म्यूनिसिपैलिटीज में रिलीजन का ज़्यादा रोल नहीं जाता है, वो सीधे कास्ट का ज़्यादा रहता है। यदि कास्ट के पॉइंट्स भी रिलीजन में डाल दीजिए तो ठीक है, अदरवाइज वहाँ पर आइडेंटिटी तो पॉलिटिक्स तो जम के चलता है, वो वहाँ के सब जगह चलता है। तो ऐसे तो कोई ना तो हम लोग को स्टडी मिला अभी वैसा कि किन्हीं का स्कॉलर देखें। तो जो पंचायत में आप देख सकते हैं कास्ट बेसिस पे, वही है रिलीजन पे जोड़ दीजिए। अदरवाइज एक्चुअली वहाँ पर सभी जगह पार्टी बेस्ड इलेक्शन नहीं होते ना, तो वो मोबिलाइजेशन इंस्टीट्यूशनलाइज मोबिलाइजेशन नहीं होता। वो 5 गांव 10 गांव का मिला हुआ विलेजेस का है, तो वहीं पर आपस में देख लेते हैं, दोनों खुद ही बटे रहते हैं। तो आई थिंक ये क्वेश्चन थोड़ा सा खिंचा हुआ है। ऐसा क्वेश्चन है ना, इसमें आपको जितना आता है ना पूरा नोट से उतार दीजिए, वही आंसर है। Various dimensions is required. All the dimensions are required. और किसी को कुछ ऐड करना है तो कर दीजिए। जैसे एक दीपांकर गुप्ता लिखते थे ना कि एथनिक मोबिलाइजेशन इज लेस ऑफ पॉपुलर पर्सन एंड मोर क्रिएशन ऑफ वेस्टेड इंटरेस्ट, तो वही दीपांकर गुप्ता वाला है। तो इसको कौन जिंदा रखता है ये कास्ट? अच्छा, स्क्रीन गायब हो गया है, दृश्यम से चले गए। अच्छा, दृश्यम सर चले गए, मैं शेयर कर देता हूँ स्क्रीन। जो क्वेश्चन बना हुआ है वही डिस्कस करेंगे हम लोग, अनसोल्व क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, ठीक है सर? ठीक, बिल्कुल सर। हाँ, दिख रहा है मेरा स्क्रीन सभी को? हाँ दिख रहा है। ठीक है, तो अपन डिस्कस कर रहे थे रोल ऑफ रिलीजन इन इंडियन पॉलिटिक्स। अच्छा, अभी और इसमें रोल इसको रोल ऑफ म्युनिसिपैलिटीज हो गया। एडवांटेजेस है, ज्यादा है नहीं, डिसएडवांटेजेस देख लिए अपन। नेक्स्ट एक और आंसर लिखा हुआ है, रोमिला था पर। अच्छा, ये मैंने ही बोला था। ओके ये अभी जो आपने बोला। जी जी ठीक है, इसको कंक्लूड करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस ग्रुप की लिंक का है सर? ये डिस्कशन का लिंक होगा, ग्रुप का लिंक वो दृश्यम सर के हाथ में रहता है, वही इसको कंट्रोल करते हैं। हाँ आ गए। उसके लिए आंसर लिखना पड़ेगा, 1-2 आंसर डेली लिखना पड़ेगा, फिर इसका लिंक मिल जाएगा आपको। ठीक है सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। सेक्युलरिज्म इन इंडियन पॉलिटिक्स किसी ने लिखा है? ये मिथ, इसको मिथ प्रूफ कर देना है। नहीं मिथ करेंगे हम लोग, बढ़िया चीज है जी। अच्छा, ये तो थोड़ा कमेंट ऑन सेक्युलरिज्म इन इंडियन The concept of Western secularism is first witnessed in philosophy of Machiavelli, where he prescribed separation between state and religion. In contrast, Indian brand of secularism is influenced by Gandhi's idea of सर्व धर्म समभाव, that is equality of all। बढ़ाइए मत, रोक दीजिए, एक पेज पढ़ने दीजिए, नहीं तो ये ब्लड हो जाएगा। Equality of all religions and Nehru's notion of
Nehru's notion of धर्मनिरपेक्ष। हाँ बस हाँ, बस ऐसे ही छोड़िए। धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता दैट इज, हाँ सर, मैं पढ़ लूँ क्या? हाँ पढ़ लीजिए, मेरे में बहुत ब्लड आ रहा है। ठीक है, दैट इज नो इन्फ्लुएंस ऑफ रिलीजन ऑन पब्लिक पॉलिसीज। Thus, Indian secularism is not similar to Western secularism and hence criticized by many scholars as a myth. Pratap Bhanu Mehta claims that Indian secularism is a balancing act and effective mechanism to legitimize vote bank politics. Ashish Nandi calls it as क्या है वो? A dead concept. Okay, a dead concept. एक सेकंड मैं ओपन कर लेता हूँ मैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? ये क्वेश्चन नंबर 9 है। ठीक है। आशीष नंदी calls it a dead concept and imported from the West. Arun Shourie calls this model as pseudo-secular. Am I audible, right? yes. This mode of secularism consists of vagueness and ambiguity, thus criticized as a myth. Along with it, recent controversies highlighted this issue in more details. Controversy regarding Uniform Civil Code still questioned the secular character of India. Recent Supreme Court judgment on Sabrimala Temple and Triple Talaq are criticized as they are against Article 25, freedom of religion, which is the basic attribute of secularism. Citizenship Amendment Act has also been criticized for its exclusionary powers provisions on the basis of religion. Nonetheless, secularism cannot be called as myth in India as it is included in basic structure of constitution which cannot be amended. Also, there is no such ideal definition of secularism. Neera Chandoke remarked that Indian secularism is unique as it guarantees protection of faith to all religion and communities. यार सेक्युलरिज्म का क्वेश्चन है और राजीव भार्गवा नहीं आए, सही नहीं लग रहा है। बाकी आंसर तो बढ़िया लिखा है वैसे। इसमें सर ये लिखा नहीं कि सेक्युलरिज्म पहले था नहीं, उसको ऐड किया गया। करेक्ट, ये भी बहुत ही मेजर मिसिंग है। ये थोड़ा स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में चाहिए था शायद। हाँ, कि कौन से अमेंडमेंट एक्ट में ऐड करा है? 42nd अमेंडमेंट, सेक्युलर वर्ड। ठीक है, ठीक है। ये स्टार्टिंग लाइन हो सकता है अपने आंसर का। यस सर। ठीक है, और बताओ पॉइंट्स। वही प्रिंसिपल डिस्टेंस मॉडल उसको ऐड कर सकते हैं कीवर्ड। राजीव भार्गवन। सर इस ग्रुप का कुछ कीजिए ना, मुझे भी ऐड होना है, आंसर लिखना है वहाँ पे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, आप मेरे को मैसेज कर दीजिए। कौन था अभी? सुदर्शन था क्या? क्या? आप मेरे को मैसेज ग्रुप में डाल देना मैसेज। यहाँ तक पढ़ाई हुई नहीं मेरी तो मैं आंसर नहीं लिख सकता, यही मेरा प्रॉब्लम है। ठीक है, ठीक है, नो इश्यूज। कंटिन्यू कर लो पहले इसको, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लो यार, डिस्कस तो कर लो पहले। हाँ, और कोई पॉइंट तो बता दो। एंटी सेक्युलरिस्ट मैनिफेस्टो आशीष नंदी लिखते हैं। एक्चुअली इसका एक अच्छा कंक्लूजन क्या बोलते हैं है। उसमें वो? बोलते हैं कि माने कि रिलीजन और पॉलिटिक्स को इंटीग्रेट करने बोलते हैं ना गांधी जी। तो बोलते हैं कि रिलीजन सभी स्कूल्स में, एजुकेशन में सभी रिलीजन को पढ़ाया जाना चाहिए। डायलॉग अमंग रिलीजन शुड बी देयर। और एक्चुअली वो ये भी बोल रहे थे कि देयर इज नो विजडम इन इम्पोर्टिंग द वेस्टर्न आइडियाज इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। सोसाइटी इन लाइक इंडिया शुड बी बेस्ड ऑन टॉलरेशन। नेहरू रिपोर्ट में था सर। चाइल्ड ऑफ क्रिश्चियनिटी।
तो ये चूंकि मिथ को प्रूफ करना है, तो हाँ ये चाइल्ड ऑफ क्रिश्चियनिटी था, तो हमारे यहाँ तो टोलरेशन सब धर्म समभाव पे चलते हैं। तो हमारे यहाँ सर्वधर्म समभाव मॉडल है, जिसमें कि पॉलिटिक्स और रिलीजन को मिला के एथिकल पॉलिटिक्स बनाना है हमें, वो उनका एमएन रॉय का। तो मिथ है तो सीडो मिथ कैसे है? हम मिथ नहीं है। मिथ तो वैसे ही हो गया कि हमारे यहाँ का सोसाइटी फिर सिस्टम फेडरल है, नहीं है पॉलिटी है, सुई जेनरिस है, हमारा अपना यूनिक है, बिल्कुल बढ़िया है, नो मिथ। हमारा सर्वधर्म संभाव मॉडल भी बढ़िया मस्त है। Why should it be myth concept to Machiavellian concept? यार क्वेश्चन में लिखा है कि सेक्युलरिज्म इन इंडिया इज मिथ, उस पे कमेंट करना है। तो we'll have to give some arguments in favor of this statement, which is secularism is myth and India is religious society, either religious divided or at least has a religious identity in itself. So इस तरीके का आर्ग्यूमेंट नहीं देना चाहिए हम लोगों को। हाँ ये भी सही कह रहे पॉलिटिकली हैं। नेगोशिएटेड मॉडल बोल सकते हैं ना इसको, राजीव भार्गव ने बोला था। हाँ वो तो सही है, तो हमें पहले ये प्रूफ करना पड़ेगा कि मिथ नहीं, है, तो फिर वहां लास्ट से में प्रूफ कर दे, फिर लास्ट में प्रूफ करेंगे कि ये मिथ नहीं है। हाँ, मिथ नहीं है, जरूरी तो नहीं कि मिथ है ये करके ऐसा। हाँ पहले हम प्रूफ करेंगे कि मिथ है, जिसमें कि स्यूडो सेकुलरिज्म बोलते हैं, ट्रू सेकुलरिज्म बताते हैं अडवाणी सॉरी वाला, पहले नहीं बाद में बोलेंगे। फिर नीरज चांडोक बोलेंगे कि हमारा मॉडल जो है इन सब जस्टिफाइंग मेजोरिटेरियन। फिर प्रताप भानुमोता है बोलते हैं कि ये ट्रूली हिंदुत्व आ गया है, मेजोरिटेरियन पॉलिटिक्स आ गया है। तो ये सब इससे दिखता है कि मिथ ही है, मैंने कि नहीं चला, मतलब घुस ही जाता है पॉलिटिक्स। बाद में हम लोग बोलेंगे कि मिथ नहीं है, उसमें ऐसे बोलेंगे कि गांधी जी का सर्वधर्म समभाव मॉडल है, कम्युनल हार्मोनी की बात होती थी, नीरा चांडोक बोल रही थी। टी.एन. मदाल बोलता है कि मोरल एरोगेंस एंड पॉलिटिकल फॉली इफ वी इम्पोज सेकुलर अप्रोच ऑन बिलीवर्स। तो इसलिए अच्छा ये भी मिथ में जाएगा कि मिथ है, कि टी.एन. मदान बोल रहे हैं कि इट वुड बी मोरल अरोगेंस एंड द पॉलिटिकल फॉली इफ वी इम्पोज सेकुलर अप्रोच ऑन बिलीवर्स। तो इंडिया क्या है, इंडिया में रिलीजन इज ए वे ऑफ लाइफ है, तो बोलते हैं कि वी कैन नॉट गो फॉर अ मॉडल बेस्ड ऑन सेपरेशन। हिस्ट्री से ले सकते हैं ना, जैसे अकबर और अशोक, उस टाइम से हम दोनों को लेके चल रहे थे। तो जो इंडियन मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म, अकबर से क्यों, अशोक भी आएंगे अकबर भी आएंगे, दोनों लिखिएगा। दोनों को बोल रही हूँ कि अकबर और अशोक वाला जो है कि जी जी हमारा जो आप बोल रहे थे ना उस पे कि इंडियन मॉडल के टाइप से। धम्मा रिलीजन, दीने इलाही हाँ कह सकते हैं। धम्मा एंड दीन इलाही, भेरी घोष से रण घोष, भेरी घोष से धम्म घोष। तो हमारे यहाँ तो वे ऑफ लाइफ रहा है ये भी, तो ये मिथ नहीं है। तो पहले बोल रहे थे मिथ नहीं है, मिथ है, फिर बाद में बोलेंगे मिथ नहीं है, ये बोलना चाह रहा था। मोज़ैक मॉडल भी डाल सकते हैं क्या इसको, मिथ नहीं है करके? हाँ बिल्कुल डाल सकते, लगता है मोज़ैक में सलाड बाउल, यूनिटी विदाउट यूनिफॉर्मिटी। पर सही ये सही सही अप्रोच रहती है कि पहले आप बोलोगे कि मिथ नहीं है, फिर है, मतलब है, फिर है, कहेंगे नहीं है, तो कहीं ना कहीं हम हाँ कंफ्यूज हो अरे रहे हैं, ऐसा तो नहीं लगेगा आंसर राइट में। नहीं बेसिकली देखो क्या अप्रोच होना चाहिए इसमें। पहले तो यार सेक्युलरिज्म को डिफाइन करो एंड बोलो कि मॉडर्न कंसेप्ट है, यूरोपियन कंसेप्ट है, चाइल्ड ऑफ क्रिश्चियनिटी है। फिर बोलो कि हावेवर जो इंडियन मॉडल है उसके बारे में बहुत सारा डिबेट है। कई स्कॉलर्स बोलते हैं कि भाई इंडियन सेक्युलरिज्म है ही नहीं, वो इट इज काइंड ऑफ रिलीजन, मतलब वो हिडन एजेंडा है काइंड ऑफ स्कॉलर्स का। तो बोल देंगे कि भाई मिथ है, ऐसा बहुत सारे लोग बोलते हैं, स्पेशली उसमें वेस्टर्न क्रिटिसिज्म है इस पे इंडिया को। फिर एंड में हम बोलेंगे भाई ऐसा कुछ नहीं है, ये सेक्युलरिज्म है बट सुई जनरिस है, अलग तरीके का है। फिर उसमें अपन जो अशोका वाला या फिर जो ये सब जस्टिफिकेशन देंगे कि भाई कैसे नहीं है, हाउ इट इज अडॉप्टेड इन डिफरेंट मैनर, एंड कंक्लूड रियलिस्ट कर एंगल देंगे से कि बोल भाई सकते हैं उसको, रियलिस्ट एंगल से, मतलब
कैसे? सेक्युलरिज्म मींस है ना, मींस टू गेट पॉलिटिकल पावर हुआ ना, रियलिस्ट एंगल से बोल रहा हूँ मैं उसको कि इवन कौटिल्य आल्सो सेड दैट, है ना, कि रिलीजन शुड बी एन इंस्ट्रूमेंट करके, अगर मिथ में बोलना है तो रेलेवेंस के हिसाब हाँ से बोल सकते हैं, करेक्ट बोल सकते हैं। हाँ रियलिस्ट एंगल से हो मतलब सकता है। इसको मतलब हम ऐसा बोल देंगे कि वेस्टर्न स्कॉलर्स हैव क्रिटिसाइज्ड इंडियन मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म एज जस्ट अ मीन्स फॉर रिलीजन बेस्ड मोबिलाइजेशन, या फिर रिलीजन बेस्ड अपीजमेंट, या फिर पावर सीकिंग। या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं, मतलब कंटेक्चुअल अप्रोच पे जा सकते हैं। जैसे कि ये जो वेस्टर्न स्कॉलर यहाँ पे क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो उनका कंसेप्शन अलग है, क्योंकि उनका कंसेप्शन रिलीजियस इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए स्टेट में, इसलिए उनका कंसेप्शन सेक्युलरिज्म का है। लेकिन अपना जो इंडिया का कंसेप्शन है सेक्युलराइजेशन का, इट इज नॉट फॉर रिलीजियस इंटरफेरेंस और दैट, इट इज फॉर यूनिटी ऑफ इंडिया एक्चुअली। या दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग कि ये प्रूफ होगा कि मिथ नहीं है इंडिया में। हमारा मॉडल सुई जेनरिस है, यूनिक कंडीशन में पॉलिटिकली नेगोशिएटेड है, हमारे लिए सूट करता है, इसलिए दिस इज नॉट अ मिथ, दिस इज क्वाइट वर्केबल आइडिया एंड इज वर्किंग। ये कंक्लूजन में 3-4 पॉइंट डालेंगे ना, सर्वधर्म संभाववादी लिख के। आई थिंक इस पे बहुत ज्यादा डिस्कशन हो चुका है, वी शुड मूव ऑन। वही हम लिख सकते हैं, पहले से टॉलरेशन का मॉडल है हमारा, सही है। हाँ हाँ ठीक है चलो ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। कंक्लूड करते हैं इसको। हेलो, नेक्स्ट चलेगा? जी चलिए। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 कर रहे हैं अपन। कल्चरल रीजनल डिफरेंसेस आर द इंड्यूरिंग बेसिस ऑन विच पॉलिटिक्स इज प्लेड आउट इन इंडिया। तो इस पे कुछ कमेंट्स या पॉइंट्स दिए हुए सिर्फ। तो रीजनल आइडेंटिटी समटाइम्स रनिंग पैरेलल बट ऑफन इन कॉम्पिटिशन विथ, if not in opposition to the national identity, has been a perennial feature of Indian democratic politics. The nature of this regional identity needs to be analyzed in terms of the social cultural forces that have been at work. Regional politics is an expression of heightened political consciousness, expanding participation and increasing competition for scarce resources. Economic grievances that may be real or perceived have often been articulated in the form of resistance to the economic policies of the center, promoting deprivation of the one region at the cost of favoring another region. The grievances related to this process of internal colonialism are often fused with feeling of cultural anxiety over language, status and ethnic violence. तो बेसिकली इसमें आई थिंक रीजनलिज्म के बारे में थोड़ा बहुत बेसिक पॉइंट दिए है। रीजनल आइडेंटिटी जो कॉम्पीट करता है बहुत बार, देन रीजनल पॉलिटिक्स का मतलब बताया, हाइटेंड पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस, इकोनॉमिक ग्रीवेंसेस भी हो सकते हैं, और एक टर्म यूज करा है इंटरनल कॉलोनियलिज्म। आई थिंक दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू स्कॉलरली टर्म है क्या? रीजनलिज्म लग रहा है। कौन सा वाला? ये इंटरनल कॉलोनाइजेशन। हाँ लग रहा है ना, वैसे स्कॉलरली होगा, मतलब किसने बोला है पता देखता हूँ नहीं मैं यार। किसने लिखा। हाँ बट आई थिंक ये क्वेश्चन यहाँ पे रिलेवेंट नहीं लग रहा है, ये रीजनलिज्म का क्वेश्चन लग रहा है ज्यादा। व्हाट डू यू गाइस थिंक? सर ये एथनिसिटी रीजनलिज्म इसका कंटेंट जाएगा इसमें। अरे टॉपिक नंबर 9 के सब रीजन भी एक पार्ट होता है, इंटररिलेटेड क्वेश्चन लग रहे हैं। कल्चर भी होता है, तो एथनिसिटी वाला पार्ट है इसमें। जेम्स मैनर से स्टार्ट करते हैं और अतुल कोहली से फिनिश करेंगे। मल्टी आइडेंटिटीज करके वहां शुरुआत कर सकते हैं ना। एग्जैक्टली और रुडोल्फ का मॉडर्नाइजेशन ऑफ ट्रेडिशन, ट्रेडिशन ऑफ मॉडर्नाइजेशन से कहेंगे। अतुल कोहली के डेमोक्रेसी से फिनिश करेंगे कि डेमोक्रेसी बोथ एज काउज एज वेल एज पैनासिया। सरकारिया भी ये बोलता है पीआरआई स्ट्रेंथ, ग्राम स्वराज सब मजा आ रहा है, ऐसे करना है। और फिर इसमें सिमेट्रिकल फेडरलिज्म का भी देंगे, बहुत अच्छे से अकोमोडेट कर रहा है। लेकिन मेन बॉडी में ये जाएगा कि कैसे वो बेसिस रहा है। तो राइट फ्रॉम इंडिपेंडेंस हम बता सकते हैं, प्री इंडिपेंडेंस से बता सकते हैं। क्वेश्चन इसमें रीजनलिज्म के कारण बार्गेनिंग फेडरलिज्म वाला पॉइंट भी ऐड कर सकते हैं।
अभी नहीं, पहले तो ये प्रूफ करना है कि कैसे कल्चरल डिफरेंसेज और रीजनल डिफरेंसेज इंड्यूरिंग बेसिस देता है। तो पॉलिटिक्स प्लेट करेगा, तो पॉलिटिकल पार्टी इसको मोबिलाइजेशन का एक बेस बनाते हैं। कल्चर जैसे मराठी कल्चर है, नॉर्थ ईस्ट का कल्चर है, साउथ इंडियन कल्चर है, नॉर्थ इंडिया का कल्चर है, ये एज ए बेस ऑफ पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन है। मराठी मानुष हुआ, जैसे कि ऐसे होता है ना, बंगाली आउटसाइडर्स त्रिपुरा में होता है, असम में होता है। फिर रीजनल डिफरेंसेस तो देना ही देना है, साउथ इंडिया, नॉर्थ ईस्ट में सारे हैं, इंट्रा स्टेट में भी रीजनल डिफरेंसेस है। सो देज आर द बेसिस ऑफ पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन। स्कॉलर्स में जाएंगे, आई थिंक इट इज फॉल स्कॉलर्स बैक में जाएंगे, ओ क्या बोल लीजिए। मेरे हिसाब से एक्सेस मॉडर्नाइजेशन का भी रिजल्ट है ये, और एक्सेस होमोजेनाइजेशन वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, उसका भी इफेक्ट है कि लाइक पॉलिटिक्स इज टेकिंग बैक रीजनल इश्यूज करके आ रहा है जो। हाँ फिर ये भी लिखेंगे, सर दीपांकर इसका गुप्ता नाम बोलते हैं बताएंगे? मोबिलाइजेशन। सर मुझे बीच में कुछ डाउट, आज मैंने ये पढ़ा था टॉपिक, तो डाउट से मेरे पास साथ में पूछ सकती हूँ? पूछ लीजिए। इथेनिक मैपिंग रिस्पॉन्सिबल फॉर इथेनिसिटी, मुझे समझ में नहीं आया था। अच्छा मैंने एथनिक मैपिंग शायद मीन्स हुआ। हाँ सर, हो गया क्लियर? सर इज फिर इट भी स्टिल एक और बार डाउट? अब मुझे ही नहीं पता, मैं पता गलत बता रहा हूँ सही कि एथनिक मैपिंग मीन्स पता नहीं। वो पहले आपको क्या पता है वो बता दो, पता नहीं कुछ और बता दिया मैंने। शायद ग्रुप में किसी ने डाला था, मैं पढ़ नहीं पाई डिस्कशन को। ओके, एथनिक मैपिंग ऐसे होता है शायद कि एथनिक को पहले आप, जैसे कास्ट मैपिंग है तो आपने पहले कास्ट सेंसस किया, सबको काउंट किया, फिर सबका लोकेशन फिक्स किया कौन कौन कहाँ कहाँ है, तो उसके बाद उसके बेसिस पे तो मोबिलाइजेशन हो ही जाएगा। सबको पता चला गया कि कौन सा डोमिनेंट है, कौन सा न्यूमेरिकली ज़्यादा बड़ा है, तो उसके बाद जो मैपिंग हो जाता है उसके बाद वो मोबिलाइजेशन का एक फैक्टर बन जाता है, और पॉलिटिकल पार्टी और एलिट्स जो हैं तो उसको मोबिलाइज करने में लग जाते हैं फॉर देयर वेस्टेड इंटरेस्ट। अच्छा एक चीज मुझे लग रहा है ना, इस क्वेश्चन में जो कोर क्रक्स है ना, वो शायद वही है जो पॉलिटिक्स इज प्लेड ऑन कल्चरल एंड रीजनल डिफरेंसेस। तो इंट्रो में हम इथनिसिटी को डिफाइन कर सकते हैं। किसने करा वो? हरोविट्स ने कराया ना शायद। ग्राहम समनर ने बोला फोक वेज में रेस विल ऑलवेज बी मिक्स्ड अप विद आइडेंटिटी। नहीं, ये कुछ और था, आपने सही बोला है। नहीं, इथनिसिटी का डेफिनेशन शायद हॉरोविट्स ने दिया है, जिसमें वो कुछ तो बहुत ही अच्छा डेफिनेशन दिया है, मतलब कि इट इज अ इथनिसिटी इज अ सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग बेस्ड ऑन कॉमन लैंग्वेज, हिस्ट्री, कल्चर, रेस एंड रिलीजन। एंड जब इथनिसिटी और स्टेट मिलते हैं तब नेशन बनता है। ठीक है, ये हो गया। देन आफ्टर डिफाइनिंग इथनिसिटी हम बोलेंगे कि जो इंडियन नेशन है काफी ज्यादा वास्ट है, डाइवर्स है, एंड दैट इज वाई कल्चरल एंड रीजनल डिफरेंसेस बहुत सारे हैं। देन वील गो ऑन टू एक्सप्लेन इन 1 और 2 पैरा की डिफरेंसेस क्या क्या है। जैसे कि पंजाबी लैंग्वेज पकड़ो, मतलब जैसे लैंग्वेज के डिफरेंसेस हैं, फिर कल्चर अलग है, साउथ इंडिया का, नॉर्थ इंडिया का, नॉर्थ ईस्ट का। तो आई थिंक एक पेज जो आंसर में जाएगा ना कि डिफरेंसेस में जाएगा एंड इथनिसिटी में जाएगा, एंड देन एक पेज पे हम एक्सप्लेन करेंगे कि भाई पॉलिटिक्स कैसे हो रहा है, जैसे करंट टाइम्स में क्या हो रहा है पॉलिटिक्स पे। जैसे लैंग्वेज का पकड़ लो, हिंदी वाला, कंपलसरी हिंदी करने वाला डिबेट। फिर कल्चर के ऊपर बोल सकते हैं ना। वही तो कहा था, एक्सेसिव होमोजेनाइजेशन कह रही नीरा चंदोके। हाँ Correct. ये अभी एक पॉइंट अभी का एग्जांपल देने, उन्होंने बोला इंड्यूरिंग बेसिस, यानी कि हम सिंस इंडिपेंडेंस इसको एनालाइज करेंगे। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट वेस्ट, लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन भी उसी का बेस है। फिर रीजनल डिफरेंसेज का भी उस पर भी पॉलिटिक्स हुआ है। पॉलिटिकल पार्टीज कुछ नॉर्थ इंडिया बेस है, साउथ इंडिया बेस है, जैसे कि आईडीएमके डीएमके उनका बेस है कुछ स्टेट्स में, और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में डिफरेंट स्टेट्स में पॉलिटिकल पार्टीज, ये भी एक बेस। ऐसे ऐसे लिखते जाएंगे ना सर, शुरू से लेके अभी तक। फिर कल्चर में तो अपना रिलीजन भी आएगा, तो उसको मोबिलाइजेशन करने के बाद दिस हैज आल्सो बीन एंड्यूरिंग बेस फॉर द पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन सिंस इंडिपेंडेंस। जैसे हिंदी वर्सेस मराठी वाला था ना, या फिर जो माइग्रेंट वर्कर्स वर्सेस नेटिविज्म, वैसा भी होता है एक। हाँ एक है अरे रिलीजियस करंट इथनो, जैसे एमसीपीसी का चैलेंज हुआ है ना,
उसमें एक्चुअल आई थिंक महाराष्ट्र में ही हुआ था। आई थिंक उसी का फॉल बैक था कि नया एक्ट आया है आई बिलीव, अगर आप उसको करंट रेफरेंस से ठीक है। कनेक्ट करना चाहो तो। फिर आई थिंक अपन रिलीजन भी डाल सकते हैं इसमें कि अलग अलग जगह पे रिलीजियस मोबिलाइजेशन होता है। जैसे हैदराबाद के जब म्युनिसिपल इलेक्शन थे तो बहुत सारे कम्युनल स्टेटमेंट दिए गए थे टू वो माइनॉरिटी कम्युनिटी। हेलो, सर क्लियर है सर, सही बोल रहे हैं आप। हाँ मतलब तो एक मतलब रिलीजन एज अ फैक्टर बोल सकते हैं। जैसे वेस्ट बंगाल इलेक्शन थे या फिर यूपी के इलेक्शन है आने वाले हैं, तो वी हैव सीन दी रोल ऑफ एआई। Despite giving sir few examples like na specific, we shall see that it has shown in different various municipal elections as well as state elections, even general election ऐसा लिख देंगे। अदरवाइज ऐसा लगता है कि स्पेसिफिक एग्जांपल देना ज्यादा रेलेवेंट लगता है क्योंकि इट शोज कि यू आर गिविंग समथिंग स्पेसिफिक व्हिच हैज रिसेंटली हैपेंड। थोड़ा रिलीजियस के मामले में थोड़ा ही गड़बड़ा जाता है, मुझे ऐसा लगता है। बाकी सही भी हो, बात तो सही है आपकी, लेकिन थोड़ा ठीक है। नहीं, हम किसी पार्टी का नाम नहीं लेंगे ना, जनरली हम किसी लीडर का नाम नहीं लेंगे उसमें। जनरल तो है ही ना, मतलब कि भाई माइनॉरिटी कम्युनिटी लिख रहे हैं हम, किसी रिलीजन का भी नाम लिख रहे हैं उसमें भी। वो तो हर जगह हो रहा है ना, मेजोरिटीरिज्म भी हो रहा है यार। हाँ मतलब हाँ, ऐसे तो लिख ही सकते हैं। हाँ, फिर कास्ट वाला भी अपन लिख सकते हैं रिसेंट टाइम्स में कोई एग्जांपल, जैसे मराठा का पकड़ लो एजुटेशन जो रिजर्वेशन का, या फिर जो ओबीसी का रिसेंट अभी चल रहा है सब कैटेगराइजेशन, या फिर जो भी मतलब इस क्वेश्चन का तो आई थिंक मुझे बस क्रक्स यही लग रहा है कि जितना भी तुमको पता है इथनिसिटी की आइडेंटिटी, उन सबके बताओ, उस सबके एग्जाम्पल दे दे के वन बाय वन बता दो कि इस तरीके से इंडिया में ऐसे ऐसे पॉलिटिक्स हो रहा है। एक्जेक्टली सर, सिंस एंड देन आई इंडिपेंडेंस थिंक, देते जाना। हाँ सिंस इंडिपेंडेंस ऐसा हो रहा है, देन आई थिंक कंक्लूडिंग पैरा या फिर कंक्लूडिंग एक पेज हम पूरा लिख सकते हैं कि ठीक है, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स तो एक हो ही रहा है, बट इन रिसेंट टाइम्स वी सी अ फिनोमेनन कॉल्ड एज आइडेंटिटी प्लस पॉलिटिक्स, जिसमें वी आर लाइक अवेयर सिटीजन जो है ना, सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह ज्यादा बढ़ रही है, मिडिल क्लास ज्यादा इमर्ज हो रहा है, तो अदर फैक्टर्स सच एज इकोनॉमी, डेवलपमेंट, इलेक्ट्रिसिटी, स्कूल, ये सब पे भी ज्यादा भी फोकस होने लगा है। एंड दीज डेज पीपल आर हैविंग डिफरेंट डिमांड्स, अलॉन्ग विद दीज डिफरेंट डिमांड्स आ रहे हैं अभी। तो ये कंक्लूडिंग सही लग रहा है कि हाँ, और जोगेंद्र यादव का आइडेंटिटी प्लस, तो वो भी आइडेंटिटी, जैसे बीजेपी इज बिकमिंग न्यू रोड विद पार्टी, मैंने सभी प्रकार, सभी रीजन वाइज, कल्चर वाइज, रिलीजन वाइज, कास्ट बेसिस पे थोड़ा नेशनलिस्टिक एजेंडा की तरफ मुड़ रहे हैं और डेवलपमेंट ओरिएंटेड की तरफ। करेक्ट, नेशनलिज्म एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट उभर का है जी। कोई नीरज चंडोके का आर्ग्यूमेंट क्या है वो बता सकते हैं क्या? एक्सेसिव होमोजेनाइजेशन की वजह से ये कल्चरल एंड रीजनल डिफरेंसेस उभर के आए एंड वो पॉलिटिकल स्फीयर में उभर के आया है। एक सेकेंड, इसके आगे एक क्वेश्चन है एक्चुअली, आई थिंक दैट विल आल्सो गिव सम मटेरियल फॉर अस, जो फिनोमेना ऑफ एथनिक पॉलिटिक्स 1947 टू रिसेंट टाइम्स, सुजैन ने लिखा है उसके ऊपर, वो भी एक बार देख लेते हैं, आई थिंक फिर काफी ज्यादा हो जाएगा उसमें। एंड एक और क्वेश्चन नीचे, रिलेशनशिप बिटवीन एथनिसिटी एंड डेमोक्रेसी, तो आई बिलीव क्वेश्चन नंबर 10 इज लाइक मिक्सचर ऑफ ऑल एंड लॉट मेनी क्वेश्चंस। हेलो, जी सर, क्लियर है सर। हाँ एक बार 11 12 कर लो, फिर 10 पे आ जाओ वापस चाहिए तो। ओके। वो इसके नहीं है। दशरथ जी आपका वॉइस मिस हो रहा है। मैं पढ़ लेता हूँ। ओके,
ethnic politics is considered as the mobilization of group of people who share common attributes like culture, language, religion, history, etc. In India, ethnic politics has been witnessed since the day of independence. The creation of Pakistan in 1947 on the religious lines became a bone of contention in later years of partition, giving rise to communal violence, riots, ethnic politics based on religion. Example, formation of J&K Liberation Front is mainly due to mobilization of people on religious grounds. The ethnic clash on historical basis is witnessed in the rise of Tamil nationalism in South India, demanding a separate nation on historical basis of Dravidian culture. Creation of Andhra Pradesh in 1953 was the first instance where ethnic politics on linguistic basis emerged. Ethnic movements in Northeast India on cultural and linguistic basics are seen even today. Ethnic politics changed its nature from 1947. Previously, it was more violent and aggressive and mainly focused on separation, secessionism, and complex autonomy, whereas now they merely concentrated on socio-economic development, bargaining of political power, and relative autonomy. तो complex autonomy से relative autonomy, separation secession से socio-economic development. This phenomenon can be best expressed in case of Northeast India ethnicity movements. Northeast India has always been many problems due to ethnic movements disturbing peace and harmony in the region. The secessionist tendencies started even before the independence. Example, Naga movement. Some ethnic movements in the Northeast India demand a special declaration. Example, Manipur, while others are like to separate themselves from Indian state, Nagaland. अच्छा, Greater Nagalim वाला है ये. The Naga movement, considered as the most violent in Northeast India, it gave call for boycott of first general election and even killed chief minister. In present time also, they are in various factions like NSCN KP and NSCN IM. Assam has also faced many ethnic movements like Karbi Anglong, etc. According to Atul Kohli in his book Democracy and Development, India has dealt with ethnic movements efficiently, as witnessed in Mizo Accord, Assam Accord, Naga Accord, and recent Bodo Accord. The problem of ethnic movement can only be solved by ensuring cultural autonomy, Schedule 5 and Schedule 6, and socio-economic development, Special Status Category, Article 371. ठीक है. इसमें कुछ स्कॉलर्स ऐसे भी है ना कि ओनली डेमोक्रेसी कैन सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स, ऐसा कुछ? अतुल कोहली है. ठीक है. बहुत अच्छा, इसमें कुछ एडिशन? हाँ बोलो बोलो. both cows as well as panacea treatment. ठीक है, करेक्ट. अच्छा, इसमें कुछ प्रज्वल ने कुछ पॉइंट्स ऐड करे हैं. ट्रीटी ऑफ यंडम्बो, इंडिया नॉर्थ ईस्ट एंगेज आफ्टर बर्मीज क्रिएशन. नॉर्थ ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट सस्टेन लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट. Assamese agitation led to 1975 accord. मिज़ो ब्रू कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है अभी. म्यांमार 16 किलोमीटर फ्री मूवमेंट रिजाइम. CAA एंड इफेक्ट्स एक्सेट्रा. गुड आंसर. ठीक है. तो ये था इथनिक पॉलिटिक्स इन इंडिया. इसके एग्जांपल्स देने थे 1947 से अभी तक. क्या क्या इसमें मिस हुआ है बता दो पॉइंट जल्दी जल्दी. चलो. यार इसमें ओबी आएगा ना, बेलगांव वाला इशू जो है महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में, वो सब टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स है. तो उसमें फिर अबोहर फाजिल्का, बेलगाम, और फिर अभी क्या था इधर और लिंग्विस्टिक दोनों है. या फिर काचार है ना, मतलब ये मतलब ये लिंग्विस्टिक भी है, टेरिटोरियल भी है ना. हाँ उसमें आएगा सेंटर. और पॉलिटिकल भी. हाँ उसको टेरिटोरियल बोलते टेक्निकली. हाँ जी. और बताओ कुछ है तो जो कि इथनिक पॉलिटिक्स में कहलाएगा. सर वो खलिस्तान का इशू आएगा क्या पे? बिल्कुल आएगा सर.
एथनिक पॉलिटिक्स है वो, एथनिक नेशनलिज्म। जी आएगा, बट वी हैव टू राइट कॉशियसली जो भी लिख रहे हैं अपन। डिमांड फॉर खालिस्तान समथिंग, डायरेक्ट नहीं हाँ लिखना हाँ पड़ेगा। सही है, नहीं नहीं सही है बिल्कुल। Fallback of minority appeasement, I think, ना? इसमें एक स्कॉलर है गुरपाल सिंह जी, ये क्लासिफाई करते हैं ना कोर एंड पेरिफेरी इश्यूज। तो एथनिक हाँ इश्यूज कोर में भी हैं और पेरिफेरी में है, तो पेरिफेरी वाले टेरिटोरियल इश्यूज भी बन जाते हैं, ऐसा ऐड कर लेते हैं अपन इसमें। ऐसा है। पेरीफेरी वाले क्या बनते हैं? मैं बताता हूँ। गुरहरपाल सिंह है, वो बोलते हैं कोर और पेरिफेरी इश्यू में, तो जो नॉर्थ ईस्टर्न में कश्मीर है सो फिर पेरिफेरल है, तो वो नेशनल इंटीग्रिटी के लिए थोड़ा सा वो हो जाता है, स्टेट उसको फोकस करता है। और जो कोर जैसे महाराष्ट्र का विदर्भा है, सौराष्ट्र है, ये सब पे स्टेट नहीं फोकस करता हमारा कंट्री। ओके ठीक है हाँ। ये थ्रीट नहीं और करता बताओ, ना। और बताओ इथनिक पॉलिटिक्स के एग्जांपल्स इंडिया में, मेजर एग्जांपल्स कुछ। जम्मू कश्मीर तो कवर्ड कर दिया उन्होंने। इसके अपन वे फॉरवर्ड में जो पीपल को लेके आगे बढ़ने वाली अपने वाजपेयी की अप्रोच थी उसको लिख सकते हैं, जो कश्मीर में लाते थे ना कि जमहूरियत, इंसानियत और कश्मीरियत, वो कश्मीर बढ़िया एग्जांपल होगा इसमें। अरे तो लेकिन वो ठीक स्पेसिफिक है, चीज है यार वो तो। हाँ वो स्पेसिफिक ही लिखिएगा। इसके लिए है ना, अतुल कोहली का है ना डेमोक्रेसी, तो मोर डेमोक्रेसी इज नीडेड। उनका टेक्निकली यही बोलना है कि मोर डेमोक्रेसी इज नीडेड। डेमोक्रेसी के स्पेस के, डेमोक्रेटिक स्पेस के कारण ही ये सिविलाइज हुआ है, और मोर डेमोक्रेसी इज नीडेड। ठीक है ना, ज़्यादा हो सकता है तो डेवलपिंग कंट्री और डेवलप्ड कंट्री का अप्रोच में थोड़ा डिफरेंसेज है, वो हम लोग पढ़े थे, वो लोग रेफरेंडम की तरफ चले जाते हैं, हम लोग फोर्स से लीड करते हैं। हम लोग का अरे कोई एक और चीज दूसरा है है ना, शायद सर। सरकारिया कमीशन, हाँ वही सरकारिया बोल या रहा फिर हूँ। सेकेंड ईआरसी वो भी रिकमेंड करते हैं कि कुछ तो कुछ हाँ सरकारिया, डिसेंट्रलाइजेशन। हाँ सरकारिया कमीशन ऑल्सो गोज फॉर डिसेंट्रलाइजेशन एज पर द कंसेप्ट ऑफ महात्मा गांधी स्वराज। तो फिर एक तो बोल पीआरआई सकते को हैं स्ट्रेंथन करना, सब्सिडरी प्रिंसिपल। सब्सिडियरिटी सर, सही है। हाँ गांधीयन वाला जो था ना, वो क्या था, एक और था यार, राम राज्य वाला क्या कंसेप्ट था वो, विलेज रिपब्लिक या फिर कुछ, तो एक और दो और कीवर्ड थे उसमें। ग्राम स्वराज। हाँ ग्राम स्वराज बोल सकते हैं, ठीक है। ठीक है। अच्छा इसमें ना एक आई थिंक पता नहीं मिस हुआ है कि नहीं, बट इसमें एक और चीज लिख सकते हैं कि इंडियन स्टेट का रिस्पॉन्स कैसा है इथनिक पॉलिटिक्स या फिर इथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स को। इंडियन स्टेट ने क्या क्या रिस्पॉन्ड लिया, पॉजिटिव स्टेप्स क्या लिए हैं, ऐसा कुछ। पहले तो थियोरेटिकल में ऐसे नोट्स में लिखा हुआ है कि कोई ओवरआर्किंग प्रिंसिपल नहीं है, लेकिन यदि टेरिटोरियल सोवरेंटी पे बात आती है तो एक्सेसिव फोर्स पे रिसोर्ट करता है, फोर्स को यूज करता ही करता है। फिर है कि हम लोग पॉलिटिकल नेगोशिएशन और आउट ऑफ बॉक्स के लिए हम लोग वी आर रेडी, बट वायलेंस इज नॉट टॉलरेटेड एट ऑल। ये 3 अप्रोच है लिखा हुआ। पहला तो यही है कि आगे कोई ओवरआर्किंग अप्रोच। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेगा। वो एक नेक्स्ट कर्नाटक कर में लेते हैं। लिंगायत का इश्यू चल रहा था, वो भी डाल सकते हैं क्या हम? यार एक चीज और बताइए, सेसेशनिस्ट मूवमेंट होना नॉर्थ ईस्ट में, कैन वी राइट द इन्फ्लुएंस ऑफ external powers, for example role of Pakistan in Jammu Kashmir and maybe role of China or Myanmar in northeast? हाँ सर, इस ये बिल्कुल थ्योरी है कि यदि कहीं भी इंसर्जेंसी देयर फॉर लास्ट 10 or 20 years something like this, so it means it proves that there is external state supporting that insurgency. This has been established by study, but I am forgetting the year, 10 years or 20 years something like this. So it is also China plays the role and here Pakistan plays the role. If बांग्लादेश में BNP का पार्टी का सरकार रहता है तो ISI थ्रू बांग्लादेश कैन आल्सो बी प्लेइंग रोल विद रेस्पेक्ट टू त्रिपुरा। ठीक है, तो मतलब लिखना है बेसिकली, लिख सकते हैं अपन। एग्जैक्टली सर। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन चले। हेलो
सर चल सकते सर। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 है कमेंट ऑन रिलेशन बिटवीन इथनिसिटी एंड डेमोक्रेसी इन इंडिया। इसमें किसी ने स्क्रीनशॉट डाला है। Rudolph and Rudolph in their work Modernity of Traditions points out that introduction of democracy, universal adult franchise, competitive party system has given rise to ethnic conflicts in India. For example, Khalistan movement, Assam movement, Dravida Nadu struggle, Nagalim demand. Atul Kohli points out that democracy and ethnicity share a unique relationship in India. On one hand, democracy has given rise to ethnic consciousness and conflicts. On the other hand, it is also the only solution to addressing these conflicts peacefully. S.D. Muni opines that pattern of conflicts and cooperation between democracy and ethnicity keeps on changing and is subject to numerous factors like level of institutionalization of state, extent of accommodation and leadership, etc. तो कॉन्फ्लिक्ट एंड कोऑपरेशन चेंज होते रहता है इसमें 3 फैक्टर्स पे, institutionalization of state, extent of accommodation and leadership. Hence, Atul Kohli opines that we should strive forward democratization of democracy to address ethnic conflicts. Modernity of tradition की scholars ठीक है, ज़्यादा कुछ कंटेंट नहीं है, बता दो तुम लोग को कुछ है तो। इसमें योगेंद्र यादव वाला डाल सकते हैं ना, डेमोक्रेटिक अपसर्ज एंड जो साइलेंट रिवॉल्यूशन वाला था वो, डीपनिंग ऑफ डेमोक्रेसी रजनी कोठारी वाला, फिर सीपी भामरी का बोलता है ना कि कम्युनलाइजेशन रिलीजन कास्ट वाला। फिर सरकारी मिशन भी डाल सकते हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन इन ट्रूएस्ट सेंस होना चाहिए। मैं अकेला ही हूँ क्या? No, sir. जी जी सर। Yeah. Yeah. सरकारिया और बोल वाला दो जो पॉइंट इसमें। रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं वो भी इसमें लिख सकते हैं। हाँ, फिर आई थिंक इसमें ना Legislative- क्वेश्चन डेमोक्रेसी के बारे में है, तो मे भी कुछ थियरी भी डाल दी जाए डेमोक्रेसी की, या फिर इथनिसिटी के बारे में जो हॉरोविट्स का स्टेटमेंट नहीं है डेफिनेशन ऑफ इथनिसिटी, वो भी डाल दी जाए। इनवर्स यू And sir, एक और कि ethnicity has been in the backwater in the social science, but it has accused central position in recent time. करेक्ट, अच्छा पॉइंट है। अच्छा, आई थिंक यार इसमें ना नेहरू जी का वो कोट नहीं है, इफ पीपल आर नॉट रेडी फॉर डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी कैन बी ब्रॉट एट द डोर स्टेप ऑफ द डेमोक्रेसी। मतलब इसको ऐसे ऐसे यूटिलाइज कर सकते हैं कि डेमोक्रेसी में लोगों को इन्वॉल्व करेंगे तो अपने आप ये थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट कम हो जाएंगे अपने आप। पता नहीं लिख पाएंगे या ज्यादा हो रहा है? सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं है। दशरथ सर वॉइस क्लियर नहीं है। ओके सर, ओके। यार डेमोक्रेसी को कोई थियोरी का लिंकेज कर सकते हो तो याद करो, पेपर 1 में जो है। सर मुझे तो जेएस दो मिलकर कर स्टेटमेंट सकती है ना समझ सर। नहीं है। am I audible now? यस सर। हाँ, एक्चुअली इसमें अतुल कोहली का तो एग्जैक्ट लिखा हुआ है रिलेशनशिप में, उनका स्टडी किया हुआ है, वहीं से एक क्वेश्चन ये राइज होता है कि उन्होंने लिख रखा है कि डेमोक्रेटिक स्पेस प्रोवाइडेड बाय द इंडियन डेमोक्रेसी हैज लेड टू द एथनिक मोबिलाइजेशन और मोर डेमोक्रेसी इज नीडेड टू सोलो। और यदि थ्योरी देना चाहते हैं तो हम बोल सकते हैं कि नेचर ऑफ द डेमोक्रेसी शुड बी डेवलपमेंटल डेमोक्रेसी। जो मैकफर्सन का मॉडल है ना, एक एक्सट्रैक्टिव मॉडल, एक है डेवलपमेंटल मॉडल, उसको काउंटर करने के लिए तो हम लोग डेवलपमेंटल मॉडल दे सकते हैं, डेवलपमेंट डिफिसिट ब्रिज कर सकते हैं, सबको कंस्ट्रक्टिव पावर का कॉन्सेप्ट दे सकते हैं। फिर से वो आइडेंटिटी प्लस वाला कंसेप्ट योगेंद्र जी का, या आई थिंक उन्होंने कास्ट के रेस्पेक्ट में अपना थ्योरी दिया था, तो यदि यहाँ पर उनका नाम न लेते हुए सीधे आइडेंटिटी प्लस यूज कर ले तो चलेगा। ठीक है, ठीक। सर एक स्टेटमेंट और समझा दीजिएगा, यहाँ पे यूज होती है नहीं मुझे नहीं पता, बट मुझे समझना भी है। व्यू है
as the Munika ki the root cause of ethnic mobilization is erosion of ideology and lack of viable social and economic programs. ये एथनिक मोबिलाइजेशन के बेस पे जा रहे हैं। इनका मेन थीम है कि पॉलिटिकल पार्टी या एलिट्स जो है वही ना मोबिलाइज करते हैं। कहने का मतलब है कि आइडियोलॉजी किन्हीं का नहीं है कि हम लोग माने मार्क्सिस्ट हैं इसलिए एथनिक मोबिलाइजेशन करना जरूरी है, या लिबरल हैं या सोशलिस्ट है इसलिए एथनिक मोबिलाइजेशन कर रहे हैं। बस वो कर रहे हैं बिकॉज ऑफ, क्यों कर रहे हैं तो उनकी पॉवर्टी को यूज कर रहे हैं, उनकी बैकवर्डनेस को बेस बना के उनको सेंटिमेंट्स को यूज कर रहे हैं। ये सेंटिमेंट्स इसलिए आ रहा है क्योंकि वहाँ सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हुआ है। आप लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म का भी एग्जांपल इसमें एथनिसिज्म से अलग हट के ले सकते हैं कि उनका सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हुआ तो वेस्टेड इंटरेस्ट उसको बेनिफिट के तौर पर पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन का एक बेस बना दिया। आइडियोलॉजी वहां तो, लेकिन आइडियोलॉजी एक फैक्टर है, लेकिन एथनिक मोबिलाइजेशन में नॉर्थ ईस्ट में यहाँ वहाँ जो है ना, वहाँ के पॉलिटिकल एलिट्स इसको मोबिलाइज करते हैं फॉर देयर वेस्टेड इंटरेस्ट। फैक्टर्स कहाँ से आ रहे हैं तो लैक ऑफ सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, बट नॉट द आइडियोलॉजिकल बेसिस लाइक मार्क्सिस्ट etc, माओइस्ट etc। Okay, sir. Got it. Thank you. इसमें एक 6th शेड्यूल एरियाज और स्पेशल ऑटोनोमस रीजन ये लिख सकते हैं। ये तो एसिमेट्रिक फेडरलिज्म है एज ए सॉल्यूशन ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन टुवर्ड्स अकोमोडेटिंग। हाँ लिखना ही है इसमें, स्ट्रेंथन करा है उससे। हाँ ये स्पेस है, बिल्कुल यही तो हमारे बचा रखा है हमारे कंट्री को, नेशन को, इतनी डाइवर्सिटी होने। इसमें साथ में एक पैसा एक भी लिख सकते हैं अपन, पीए से। ये बाल की खाल खींचने के बराबर हो गया, वो तो ठीक है। वहाँ उसके पहले भी हम लोग वो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल दे रखे थे ना उनको, तो उसमें चला गया, वो अलग बात है, वो तो ठीक है दे देंगे। ठीक है, आई गेस दो चार क्वेश्चन बचे हैं, उसके ऊपर किसी ने भी आंसर नहीं लिखा है। जैसे पहला क्वेश्चन है जो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स हैज ट्रम्प्ड डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स। कंटेंट वही रहेगा, बस स्ट्रक्चर बना के डाल देना कोई तो प्लीज इस पे यार। कंटेंट ऑलमोस्ट सर सेम ही वही घूमता है इधर से उधर, इधर से उधर। हाँ बट वही स्ट्रक्चर बना के डाल दो, मतलब यही बोल रहा हूँ सबको। जी। जैसे ब्रांड ऑफ किसान पॉलिटिक्स वाला क्वेश्चन है वो। अच्छा, वो ब्रांड ऑफ किसान पॉलिटिक्स का एक क्वेश्चन था जो था कि हैव बीन ओवरशैडोड बाय का। अच्छा हाँ, ये सही। ये ओबीसी रिवॉल्यूशन, ओबीसी रुडोल्फ एंड रुडोल्फ, बुल्लॉक कैपिटलिस्ट, इंटरमीडिएट कास्ट, परस्यूट ऑफ लक्ष्मी, फिर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, डबल अपीजमेंट, हिंदुत्वा। हाँ फिर घुस गया। ठीक है, फिर वाइंड अप करें क्या? रिकॉर्डिंग स्टॉप कर लूँ मैं? आई थिंक यस सर।